दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रैगन कृष्णा नॉवल वर्ल्ड। आज की वीडियो एक कम्प्लीटली फिक्शनल नॉवल स्टोरी पर बेस्ड है। इस कहानी में दिखाए गए सभी कैरेक्टर, इवेंट और एक्शन सिर्फ इंटरटेनमेंट और स्टोरी टेलिंग के लिए हैं। ये कंटेंट किसी भी तरह की वायलेंस या रियल लाइफ हार्म को प्रमोट नहीं करता। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। धन्यवाद। The King of Birds Garuda Episode 1 to Thus. Welcome to my YouTube channel Dragon Krishna Novel World. This story is purely fictional and created only for entertainment purposes. Any resemblance to any person or real life event is purely coincidental या एक fictional कहानी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, घटनाएं और नाम काल्पनिक हैं। स्टोरी इंट्रोडक्शन। एक भविष्यवाणी जिसने एक साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। एक छल जिसने आसमान के राजा गरुड़ को जमीन की धूल चटा दी। अंबरदीप साम्राज्य के राजकुमार सारंग राजवंशी का जन्म एक महान योद्धा बनने और पूरी दुनिया पर राज करने के लिए हुआ था। वह दिव्य गरुड़ के आशीर्वाद के साथ पैदा हुआ था, जिसके 8 शक्ति चक्र जन्म से ही जागृत थे। लेकिन उसी रात एक भयानक साजिश ने उसकी तकदीर बदल दी। उसके अपने ही पिता के सेवकों ने विद्रोह कर दिया और सारंग के शरीर से उसकी किस्मत और शक्तियां नोच ली गईं और उन्हें अजगर और मायापंछी की संतानों में डाल दिया गया। बदले में सारंग को मिला एक दर्दनाक श्राप और तिल तिल कर मारने वाला जहर। अब सारंग एक अपाहिज है जिसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 साल बचे हैं। उसकी माँ उसे बचाने के लिए अपनी उम्र कुर्बान कर रही है और उसका साम्राज्य घुटने टेक चुका है। क्या एक श्रापित, शक्तिहीन और मरता हुआ राजकुमार अपनी खोई हुई किस्मत को वापस छीन पाएगा? क्या वह उस अजगर को कुचल पाएगा जो अब आसमान में उड़ रहा है? ये कहानी है राख से उठकर देवताओं को चुनौती देने की। जब गरुड़ जागेगा तो आसमान में सिर्फ खून बरसेगा। पढ़ते रहिए द किंग ऑफ बर्ड्स गरुड़ा ड्रैगन कृष्णा नॉवल वर्ल्ड। क्लोज। अंबरदीप साम्राज्य का महल आज किसी शमशान जैसा खामोश था। चारों ओर जलते दीपों से हरे रंग का धुआं उठ रहा था। ये नीले चंदन का धुआं था जिसकी खुशबू वैसे तो मन को सुकून देती थी, लेकिन इस वक्त वही महक किसी अनहोनी का इशारा दे रही थी। महल के उस आलीशान कमरे के बीचों बीच महाराज राजवर्धन राजवंशी खड़े थे। उनके चेहरे पर बरसों के राजपाट का तेज तो था, पर उनकी आंखों के पीछे एक गहरा दुख छिपा था। अगर कोई उन्हें गौर से देखता तो साफ नजर आता कि उनका दाहिना हाथ कटा हुआ था। उनके पास ही महारानी देविका खड़ी थीं। उनकी खूबसूरती आज भी वैसी ही थी, पर लंबी बीमारी ने उनके चेहरे की चमक छीन ली थी। दोनों की नजरें सामने बिस्तर पर लेटे अपने 13 साल के बेटे सारंग पर टिकी थीं। सारंग बहुत कमजोर और बेजान दिख रहा था। उसकी बंद आंखों के नीचे लाल रंग की कोई शक्ति रेंगती हुई दिखाई दे रही थी। उसके सीने से किसी गरुड़ के चीखने जैसी डरावनी आवाजें आ रही थीं। जैसे जैसे वो आवाज तेज होती, सारंग का पूरा शरीर दर्द से कांपने लगता। बिस्तर के पास सफेद बालों वाले हकीम जाफर खड़े थे। उनके हाथ में एक अजीब सा आईना था। जैसे ही उस आईने की रोशनी सारंग पर पड़ी, उसके शरीर की वो लाल रोशनी शांत होकर उसकी हथेली में समा गई। हकीम ने एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए कहा, बधाई हो महाराज। राजकुमार ने इस 3 साल के संकट को पार कर लिया है। अब अगले 3 साल तक उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। ये सुनकर राजवर्धन और देविका के जान में जान आई। राजवर्धन ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, हकीम जी, सारंग अब 13 साल का हो गया है। इस उम्र में तो योद्धाओं के 8 शक्ति चक्र सामने आ जाने चाहिए। क्या सारंग के साथ भी ऐसा हुआ है? हकीम ने उदासी के साथ अपना सिर झुका लिया और बोले, क्षमा करें महाराज, लेकिन इस बार भी मैं राजकुमार के भीतर एक भी शक्ति चक्र नहीं ढूंढ पाया। हकीम की बात किसी तलवार की तरह महाराज के दिल में जा लगी। इस दुनिया में ताकत का रास्ता शरीर के उन्हीं 8 शक्ति चक्रों से शुरू होता था। इनके बिना कोई भी इंसान प्रकृति की शक्तियों को हासिल नहीं कर सकता था। हकीम ने धीमे स्वर में कहा, राजकुमार तो दिव्य गरुड़ के आशीर्वाद के साथ पैदा हुए थे। पूरी दुनिया को जीतने की ताकत थी उनमें, पर किसे पता था कि किस्मत ऐसा खेल खेलेगी। तभी महारानी देविका को जोर की खांसी आई। हकीम ने घबरा कर कहा, महारानी, आप खुद को संभालिए। राजकुमार को बचाने के लिए आप पहले ही अपना बहुत खून दे चुकी हैं। देविका ने अपना हाथ उठाकर हकीम को रोक दिया। उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा और कांपती आवाज में पूछा, यह जहर हर 3 साल में जागता है और हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हकीम जी, 3 साल बाद क्या होगा? हकीम कुछ पल खामोश रहे और फिर बोले, 3 साल बाद शायद कोई दवा काम न करे। अगर हालात नहीं बदले तो राजकुमार का बचना नामुमकिन है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी एक बहुत ही कमजोर आवाज गूंजी, तो क्या मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 3 साल बचे हैं? इस पर तीनों चौंक गए। सारंग ने अपनी आंखें खोल दी थीं। उसने धीरे से अपनी हथेली उठाई, जहां मांस के भीतर एक लाल रंग का निशान धड़क रहा था। वह एक खूनी गरुड़ जैसा लग रहा था।
सारंग ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, बाबा, माँ, अब आप मुझे सच बताइए, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। राजवर्धन ने एक गहरी सांस ली और सारंग के पास बैठते हुए बोले, ये गरुड़ का श्राप है सारंग। तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं हो, तुम हमारे राजवंश की आखिरी उम्मीद हो। इस पर सारंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसने हैरानी से पूछा, आखिरी उम्मीद? पर कैसे? राजवर्धन की आंखों में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उन्होंने कहना शुरू किया, आज अंबरदीप साम्राज्य भले ही छोटा और कमजोर लगता है, लेकिन 15 साल पहले पूरा महाद्वीप हमारे नाम से कांपता था। उस वक्त शैलवज्र साम्राज्य हमारे सामने कुछ भी नहीं था, और मौर्यवंशी परिवार हमारे दरबार में सिर झुकाकर खड़ा रहता था। सारंग की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज जिस मौर्यवंशी परिवार के नाम से पूरी दुनिया कांपती थी, क्या वे कभी उनके खानदान के आगे सिर झुकाते थे? सारंग ने हकबकाते हुए पूछा, तो फिर यह सब कैसे हुआ बाबा? अगर वे हमारे वफादार थे तो आज हम इस हाल में कैसे पहुंच गए? इस पर राजवर्धन ने एक आह भरी। उनकी आंखों में पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए थे। उन्होंने कहना शुरू किया, सैकड़ों साल पहले जब हमारे पूर्वजों ने इस साम्राज्य की नींव रखी थी, तब मौर्यवंशी परिवार ने हमारा साथ दिया था। उनकी वफादारी देखकर हमारे पूर्वजों ने उन्हें इनाम में राजा का दर्जा दिया। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि हम आस्तीन के सांपों को पाल रहे हैं। राजवर्धन का शरीर क्रोध और नफरत से कांप रहा था। उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसते हुए आगे कहा, 15 साल पहले उन्होंने अचानक पीठ पीछे विद्रोह किया। वह विद्रोह इतना खतरनाक था कि हमें संभलने का मौका तक नहीं मिला। उन्होंने हमें बुरी तरह परास्त किया और हम किसी तरह अपनी जान बचाकर इस छोटे से अंबरदीप शहर में सिमट कर रह गए। राजवर्धन की आवाज़ में एक अजीब सी कड़वाहट थी। बरसों तक हमें समझ नहीं आया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमारे बीच तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी, पर बाद में हमें उनकी एक गुप्त भविष्यवाणी के बारे में पता चला। राजवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो उन शब्दों को दोहराना भी उनके दिल को किसी जहरीले खंजर की तरह चुभ रहा हो। कमरे में जलते दियों की लौ थरथराने लगी, जैसे वे भी उस आने वाले सच से डर रहे हों। राजवर्धन की आवाज़ भारी हो गई। एक पुरानी भविष्यवाणी थी सारंग। अजगर और मायापंछी मिलकर गरुड़ को निगल जाएंगे, और तभी महान शैलवज्र का उदय होगा। ये सुनते ही सारंग के रोंगटे खड़े हो गए। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था। उसने बुदबुदाते हुए पूछा, अजगर, मायापंछी, गरुड़, बाबा, क्या ये सब सिर्फ एक मिसाल है, कोई कहानी है? राजवर्धन ने सारंग की आंखों में देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में एक अजीब सा डर था। नहीं सारंग, वे कोई कहानी या प्रतीक नहीं थे। वे जिंदा शक्तियां थीं, जो तुम्हारा इंतजार कर रही थीं। सारंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे जन्म का इंतजार? राजवर्धन की आवाज़ अब कांपने लगी थी। जिस दिन तुम पैदा हुए थे सारंग, उस दिन कुदरत ने अपना रूप बदल लिया था। आसमान फट गया था और बादलों के बीच एक विशाल गरुड़ की आकृति बनी थी। उसकी दहाड़ से पूरी धरती कांप उठी थी। तुम कोई साधारण बालक नहीं थे, तुम दिव्य गरुड़ बनकर पैदा हुए थे। तुम्हारे शरीर के 8 शक्ति चक्र जन्म के वक्त से ही पूरी तरह खुले हुए थे। सारंग का दिमाग ये सुनकर सुन्न पड़ गया। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने कांपते हाथों को अपनी छाती पर रखा और रूहासी आवाज में पूछा, अगर ऐसा था बाबा, तो फिर मैं आज इतना कमजोर क्यों हूं? मेरी शक्तियां कहाँ गईं? सारंग के चेहरे पर अब एक खतरनाक गंभीरता छा गई थी। उसने आसमान की ओर देखा, जहां अब भी बिजली कौंध रही थी। राजवर्धन को ये बताते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि उसी दिन किस्मत ने एक क्रूर मजाक किया था। दमन मौर्यवंशी की पत्नी ने भी ठीक उसी वक्त 2 बच्चों को जन्म दिया। एक लड़का जिसके चारों ओर अजगर की शक्ति थी, और एक लड़की जिसके सिर पर मायापंछी का वरदान था। सारंग के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। राजवर्धन आगे बोले, यह कोई इत्तेफाक नहीं था सारंग, यह एक बहुत बड़ी साजिश थी। उन्होंने जानबूझकर अपने बच्चों के जन्म को तब तक रोका जब तक तुम पैदा नहीं हो गए। कमरे में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। राजवर्धन के गले से रुहासी आवाज निकली, फिर दमन मौर्यवंशी हमारे महल में घुस आया। उसने एक बलि देने वाली वेदी बनाई और उस पर तुम्हें लेटा दिया। तुम्हारे साथ ही उसने अपने दोनों बच्चों को भी वहां रखा। पास ही बैठी महारानी देविका के होंठ कांपने लगे और वे फूट फूट कर रोने लगीं। राजवर्धन ने अपनी बात पूरी की। उसने तुम्हारी पूरी किस्मत, तुम्हारी दिव्य गरुड़ शक्ति और तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा अपने बच्चों में डाल दिया। सारंग की आंखों में खून उतर आया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने बेहद डरावनी आवाज में पूछा, और मेरे साथ क्या हुआ बाबा? राजवर्धन बोले, तुम्हें अधमरी हालत में मौत के लिए छोड़ दिया गया था। तभी महारानी देविका खुद पर काबू नहीं रख पाईं। वे जमीन पर गिर पड़ीं और दौड़कर सारंग को अपने सीने से लगा लिया। वे रोते हुए बोलीं, मेरे बच्चे, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। उस शैतान ने तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह कर दी।
उसी पल सारंग की हथेली पर बना वो लाल निशान तेजी से धड़कने लगा, मानो उसके भीतर कोई सोई हुई ताकत जाग रही हो। यहाँ से हजारों मील दूर शैलवज्र साम्राज्य के ऊंचे सिंहासन पर बैठे उस अजगर और मायापंछी की आंखें एक साथ खुल गईं। महल की दीवारें अब कांपने लगी थीं। हवा में एक अजीब सी भारी महक फैल गई थी, जैसे कोई बड़ा बलिदान होने वाला हो। देविका ने सारंग को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन अब उनकी आंखों में डर की जगह एक पक्का इरादा दिख रहा था। उन्होंने राजवर्धन की ओर देखा और सख्त आवाज में कहा, राजवर्धन, अब सच छिपाने का समय खत्म हो चुका है। अगर आज हमने सारंग को सब कुछ नहीं बताया तो हमारा बेटा कभी अपने मुकद्दर तक नहीं पहुंच पाएगा। राजवर्धन चौंक गए और घबरा कर बोले, देविका, तुम ये क्या कह रही हो? तुम यह नहीं कर सकती। लेकिन देविका ने एक गहरी सांस ली और अपनी कलाई से वो सोने का कड़ा उतार दिया जिस पर गरुड़ का निशान बना था। उन्होंने सारंग की आंखों में देखते हुए कहा, सारंग, यह कोई गहना नहीं है, यह एक सील है। जैसे ही वो कड़ा हटा, देविका की कलाई पर एक गहरी लाल लकीर चमक उठी। सारंग ने हैरानी से पूछा, माँ, आप क्या छिपा रही हैं? देविका ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, जो शक्ति तुमसे छीनी गई थी सारंग, उसका एक छोटा सा अंश मैंने अपने खून में बांधकर सुरक्षित कर लिया था। क्योंकि एक माँ का खून सबसे शक्तिशाली बंधन होता है। उन्होंने अपनी कलाई पर दबाव दिया और खून की एक बूंद निकल के सारंग माथे में। अचानक पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। सारंग को महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कोई जंजीर टूट रही हो। अचानक महल के बाहर का नज़ारा पूरी तरह बदल गया। काली घटाओं के बीच आसमान किसी कागज की तरह फट गया और बादल बवंडर की तरह घूमने लगा। तभी कड़कती हुई बिजली ने आसमान में एक विशाल आकृति बनाई। यह एक विशालकाय गरुड़ था। उस दिव्य गरुड़ की चमक इतनी तेज थी कि पूरे अंबरदीप साम्राज्य के लोग खौफ के मारे अपने घुटनों पर गिर पड़े। सारंग ने कांपती हुई आवाज में आसमान की ओर देखते हुए कहा, गरुड़। उधर महारानी देविका का शरीर अब साथ छोड़ रहा था। उनके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ चुका था। ये देख महाराज राजवर्धन हैरान होकर उनकी ओर दौड़े और उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया। राजवर्धन ने चीखते हुए कहा, देविका, नहीं, अपनी आंखें खोलो देविका। महारानी की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर सारंग की ओर देखा। उनके होंठों से आखिरी शब्द निकले, याद रखना सारंग, तुम हमारे राजवंश का आखिरी उम्मीद हो। देविका की उंगलियां राजवर्धन के हाथों से फिसल गईं और वो बेहोश हो गई। महारानी के बेहोश ही सारंग के भीतर से गरुड़ की दहाड़ गूंजी। वह आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि उससे निकली एक अदृश्य शक्ति पूरे महल में फैल गई, जिससे दीवारों पर लगी मशालें एक साथ बुझ गईं। इस घटना का असर अंबरदीप तक ही सीमित नहीं था। यहाँ से बहुत दूर शैलवज्र साम्राज्य में बैठे अजगर और मायापंछी के एक साथ तड़प उठे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके अस्तित्व को चुनौती दी हो। शैलवज्र के महल में मौजूद एक बुजुर्ग ने डरी हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, यह नामुमकिन है। गरुड़ जाग रहा है। उधर अंबरदीप के महल में सारंग अब भी घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे बदले की एक धधकती हुई आग साफ नजर आ रही थी। गरुड़ की वह दहाड़ अब भी महल में गूंज रही थी। तभी एक सैनिक भागता हुआ अंदर आया और हाँफते हुए बोला, महाराज, सीमा पर हलचल तेज हो गई है। उत्तर दिशा से दुश्मन की एक बहुत बड़ी टुकड़ी हमारी ओर बढ़ रही है। राजवर्धन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और बुदबुदाते हुए कहा, इतनी जल्दी? सारंग धीरे से खड़ा हुआ। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उसकी हथेली पर बना वो लाल निशान अब दर्द नहीं दे रहा था। सारंग ने अपने पिता की ओर देखा और भारी आवाज में कहा, बाबा, माँ ने जो कुर्बानी दी है वह बेकार नहीं जानी चाहिए। अब मैं और नहीं छिपूंगा। राजवर्धन ने अपने बेटे की आंखों में देखा। आज पहली बार उन्हें सारंग में कोई डर नहीं बल्कि एक शक्ति दिखाई दी। फिर भी उन्होंने सख्त लहजे में कहा, नहीं सारंग, तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं है। सारंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और मजबूत इरादे के साथ कहा, अगर मैं आज बाहर नहीं गया तो वे हमारे पूरे राज्य को जलाकर राख कर देंगे। अभी उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि महल के बाहर चीख पुकार मच गई। तलवारों के टकराने की आवाजें आने लगीं। दुश्मन महल के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो चुके थे। काले कवच पहने शैलवज्र के सैनिक कमरे में घुस आए। उनकी आंखों में दया का नामो निशान नहीं था। उनके लीडर ने अपनी तलवार सारंग की ओर तानते हुए कहा, शैलवज्र के हुक्म से इस राजकुमार को हमारे हवाले कर दो। इस पर सारंग आगे बढ़ा और शांत भाव से बोला, मैं यहीं हूँ, हिम्मत है तो ले जाओ। राजवर्धन ने घबराकर सारंग हाथ पकड़ लिए और बोले, इन्हें मुझे संभालने दो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक सैनिक तेजी से सारंग की ओर बढ़ा। जैसे ही उसकी तलवार सारंग को छूने वाली थी, राजवर्धन ने अपना हाथ हवा में उठाया। यह कोई सोच समझकर किया गया हमला नहीं था, बल्कि एक कुदरती बचाव था। अचानक हवा में पंखों की फड़फड़ाहट गूंजी और एक जोरदार झटका लगा।
वह सैनिक किसी सूखे पत्ते की तरह उड़कर सीधा दीवार से जा टकराया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। बाकी सैनिक डर के मारे 2 कदम पीछे हट गए। तभी 3 सैनिकों ने एक साथ हमला किया। राजवर्धन की आंखों से अचानक एक सुनहरी चमक निकलने लगी। उसके पीछे एक विशाल परछाई उभरी जिसके पंख पूरे कमरे में फैल गए थे। राजवर्धन ने एक झटके में उन तीनों को जमीन पर पटक दिया। तभी अचानक सारंग की हथेली का लाल निशान अब और तेजी से फैल रहा था। तभी अंधेरे से एक जहरीला तीर तेजी से सारंग की छाती की ओर आया। राजवर्धन ने बिना सोचे समझे सारंग के आगे छलांग लगा दी। वह तीर सीधा महाराज के कंधे में जा धंसा। सारंग चीखते हुए कहा, बाबा। अगले ही पल महल का वह कमरा किसी चक्रवात की चपेट में आ गया। पत्थर उखड़ने लगे और दीवारें चटकने लगीं। सारंग की पीठ से आग जैसे 2 पंख बाहर निकल आए। सारंग की आवाज़ अब बदल चुकी थी, उसमें इंसान और परिंदे की मिली जुली गूंज थी। अब बस बहुत हुआ। सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन सारंग के एक ही वार ने पूरी टुकड़ी को ढेर कर दिया। चारों ओर सिर्फ खून और सन्नाटा था। सारंग हाँफते हुए अपने हाथों को देख रहा था। उसने रुहासी आवाज में कहा, मैं खुद को रोक नहीं पाया बाबा। उधर शैलवज्र साम्राज्य में सिंहासन पर बैठे दमन मौर्यवंशी की मुट्ठियां कस गईं। पास ही खड़ी एक औरत की डरावनी हंसी गूंजी। मायापंछी की शक्ति रखने वाली उस औरत ने कहा, गरुड़ जाग चुका है महाराज। अब असली खेल शुरू होगा। क्या सारंग अपनी मां के बलिदान का बदला ले पाएगा? क्या वह अपनी खोई हुई शक्तियां वापस हासिल कर पाएगा? और क्या होगा जब उसका सामना उस अजगर और मायापंछी से होगा? कहानी में बहुत ही दिलचस्प रोमांच आने वाला है। क्या होगा आगे जानने के लिए आपको पूरी कहानी पढ़ना होगा, जिसका नाम। महल के उस भीतरी कक्ष में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। वहां का माहौल इतना भारी और घुटन भरा था कि ऐसा लग रहा था मानो हवा पत्थर की बन गई हो। तभी हकीम जाफर तुरंत आगे आए और उन्होंने सारंग की तरफ देखकर कहा, राजकुमार, एक और सच तुम्हें जानना होगा। महारानी ने आपको जिंदा रखने के लिए अपना जीवन रक्त आपको दिया है। पिछले 12 सालों से वे हर साल आपको अपना खून देती आ रही हैं। लेकिन इसकी एक कीमत है। हर बार उनकी उम्र 3 साल कम हो जाती है। इस वजह से अब उनके पास 10 साल से भी कम वक्त बचा है। क्या? इतना सुनते ही सारंग के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। उसे अपनी किस्मत छीनने का उतना गम नहीं था जितना ये सुनकर धक्का लगा। उसकी माँ उसकी वजह से अपनी जान दे रही थी। सारंग राजवंशी ने अपने पिता राजवर्धन राजवंशी की ओर देखा। वह चेहरा, जिस पर कभी एक सम्राट का तेज और रौब रहता था, आज पूरी तरह बेबस नजर आ रहा था। पुरानी यादों के जख्मों ने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया था। एक पिता के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या हो सकती थी कि उसके सामने ही दुश्मन ने उसके बेटे की किस्मत चुरा ली, उसकी जड़ें खोखली कर दी और वह एक राजा होकर भी कुछ नहीं कर सका। सारंग ने अपने होठों को जोर से भींच लिया। वह अपने पिता को अच्छी तरह जानता था। अगर आज अंबरदीप साम्राज्य की लाखों प्रजा की सुरक्षा का बोझ उनके कंधों पर नहीं होता, तो शायद वह उसी दिन दमन मौर्यवंशी से लड़ते लड़ते अपनी जान दे देते। अपनी हथेली पर रेंगते हुए उस गहरे लाल निशान को देखते हुए सारंग ने नफरत भरी आवाज में कहा, तो यही वजह है कि मेरे 8 शक्ति चक्र कभी नहीं सामने आए। इसी वजह से मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू नहीं कर पा रहा हूं। उस दमन मौर्यवंशी के तरीके वाकई बहुत बेरहम हैं। दुश्मन के लिए सिर्फ सारंग की किस्मत चुराना काफी नहीं था। उसने सारंग के शरीर में गरुड्स कर्स यानी गरुड़ का श्राप भी डाल दिया था, ताकि वह ताउम्र तिल तिल कर मरे। लेकिन सारंग को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि उसकी वजह से उसकी मां को इतना कष्ट सहना पड़ा। और अब उनकी जिंदगी के 10 साल भी नहीं बचे थे। सारंग ने एक गहरी सांस ली और अपने भीतर उठते गुस्से के तूफान को दबाने की कोशिश की। पास ही बिस्तर पर सो रही अपनी मां के पीले पड़ चुके चेहरे को देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। उसने दबी हुई आवाज में पूछा, बाबा, क्या मां के लिए हम कुछ नहीं कर सकते? क्या उनकी उम्र बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं है? राजवर्धन कुछ पल खामोश रहे, फिर कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोले, सारंग, इस दुनिया में ऐसी जादुई चीजें मौजूद हैं जो इंसान की उम्र बढ़ा सकती हैं। अगर हमें वैसी कोई दुर्लभ औषधि मिल जाए तो हम तुम्हारी मां को नया जीवन दे सकते हैं। लेकिन कहते कहते राजवर्धन रुक गए और एक लंबी आह भरकर बोले, लेकिन ऐसी चीजें बहुत कीमती और दुर्लभ होती हैं। मैंने एक बार पूरे साम्राज्य की ताकत लगा दी थी उन्हें ढूंढने में, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। सच तो यह है सारंग कि अंबरदीप अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। अब हम यहाँ सिर्फ छिपकर जी रहे हैं। हमारे पास खुद को बचाने की ताकत भी नामात्र की बची है। सारंग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। इस पल उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में पावर यानी शक्ति का होना कितना जरूरी है। अगर उसके पास ताकत होती तो वह दुनिया के सबसे खतरनाक कोनों से भी अपनी मां के लिए दवा ढूंढ लाता। लेकिन उसके बंद शक्ति चक्र ने उसे इतना लाचार बना दिया था कि वह खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता था।
सारंग ने दांत पीसते हुए पूछा, बाबा क्या मैं सच में कभी चक्रधारी योद्धा नहीं बन पाऊंगा? क्या मैं कभी उन मौर्यवंशियों से अपनी किस्मत वापस नहीं छीन पाऊंगा? राजवर्धन ने अपने बेटे की आंखों में देखा, जहां दर्द और प्रतिशोध की ज्वाला एक साथ धधक रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, रास्ता बहुत कठिन है सारंग, पर नामुमकिन नहीं। बस तुम्हें खुद को उस आग में झोंकने के लिए तैयार करना होगा। तभी महल की छत पर गरुड़ के चिल्लाने की एक तेज आवाज गूंजी। क्या ये गरुड़ की वापसी का संकेत था, या फिर शैलवज्र साम्राज्य का कोई नया जासूस अंबरदीप की सीमाओं में दाखिल हो चुका था? आखिर क्या है वह रहस्यमयी जगह जहां सारंग को अपनी खोई हुई शक्ति मिल सकती थी? सारंग के सीने में बदले की आग सुलग रही थी। उसकी मां ने उसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, और अब जब उसे मौर्यवंशी परिवार की गद्दारी का पता चला था तो वह शांत कैसे बैठ सकता था? लेकिन ये सब तभी मुमकिन था जब सारंग के पास ताकत हो। इस दुनिया में सबसे ताकतवर वही माना जाता था जिसके शरीर के शक्ति चक्र जागृत हों। सारंग ने अपने पिता की ओर देखते हुए दृढ़ता से पूछा, बाबा क्या मैं कभी ताकतवर बन पाऊंगा? राजवर्धन अपने बेटे की आंखों में छिपी हिम्मत को देख रहे थे। उन्होंने काफी देर सोचने के बाद पूछा, क्या तुम सच में हार नहीं मानना चाहते सारंग? सारंग ने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। पिछले कुछ सालों के दर्द ने उसे उम्र से पहले बड़ा कर दिया था। वह जानता था कि मौर्यवंशी परिवार की नज़रें अब भी अंबरदीप पर हैं। जैसे ही दमन मौर्यवंशी की 100 साल वाली कसम पूरी होगी, वे अंबरदीप को जड़ से मिटा देंगे। राजवर्धन ने सारंग के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे। मेरे बेटे से यही उम्मीद थी। अगर तुम तैयार हो तो ये पिता तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपनी जान लगा देगा। सारंग की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्सुकता से पूछा, बाबा क्या आपके पास कोई तरीका है? राजवर्धन ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, तरीका तो है, पर मुझे खुद नहीं पता कि वह काम करेगा या नहीं। 3 दिन बाद पूजा समारोह है। इस बार तुम मेरे साथ हमारे पूर्वजों के मकबरे में चलोगे। सारंग कुछ पूछना चाहता था, पर राजवर्धन ने उसे रोकते हुए सख्त लहजे में कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। चाहे तुम्हारे शक्ति चक्र खुलें या न खुलें, तुम निशानी कला का अभ्यास कभी नहीं छोड़ोगे। याद रखना, अगर चक्र नहीं खुले तो यही कला तुम्हारा आखिरी हथियार होगी। सारंग ने बात समझते हुए सिर हिलाया। उसे पता था कि चक्रधरी योद्धा बनना ही ताकत का एकमात्र रास्ता नहीं था। निशानी कला भी उतनी ही गहरी और रहस्यमयी थी। राजवर्धन ने सुकून की सांस ली और कहा, आज आराम करो। तुम्हें कल व्योम अकेडमी भी जाना है। 3 दिन बाद हम पूर्वजों के मकबरे चलेंगे। अगली सुबह सारंग राजवंशी अपने अंगरक्षकों के साथ महल से निकला और शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित व्योम अकेडमी की ओर चल पड़ा। इस अकेडमी को बरसों पहले राजवर्धन ने ही बनवाया था ताकि आम नागरिक भी योद्धा बन सकें। अकेडमी के भारी दरवाजों पर खड़े सैनिकों ने सारंग को देखते ही सम्मान में सिर झुकाया, प्रणाम राजकुमार। सारंग अंदर दाखिल हुआ। अकेडमी का पश्चिमी हिस्सा काफी शांत था। वहां एक बड़ी क्लास में कई छात्र अपनी मेजों पर बैठे थे। सारंग भी चुपचाप पहली कतार में जाकर बैठ गया। उसके सामने जेड की एक साफ तख्ती रखी थी और बगल में एक गहरा लाल ब्रश। यह कोई मामूली ब्रश नहीं था। इसके बाल जादुई चूहे के पेट के मुलायम बालों से बने थे। यह एक निशानी कला ब्रश था। तभी क्लास में एक अधेड़ उम्र के शिक्षक की आवाज गूंजी, ब्रश की नोक पर अपनी आत्मा को केंद्रित करो। हर एक लकीर तुम्हारी आत्मा की स्याही से बननी चाहिए। जब ब्रश तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन जाएगा, तभी कुदरत की सृजन शक्ति उसमें समाएगी। शिक्षक ने पाठ खत्म करने के बाद कहा, अब हम उन 3 कलाओं का अभ्यास करेंगे जो मैंने पिछले महीने सिखाई थीं। देखते हैं आज कौन सफल होता है। ये सुनते ही क्लास में हलचल मच गई। निशानी कला का अभ्यास करना इंसान की मानसिक शक्ति को निचोड़ लेता था। छात्रों को डरा हुआ देख शिक्षक चिल्लाए, रोना बंद करो। प्रचंड शक्ति कला और लू कवच कला जैसी कलाएं तो सिर्फ शुरुआत हैं। सारंग ने चुपचाप अपना ब्रश उठाया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, आसपास का शोर गायब हो गया। उसका दिल एक शांत तालाब की तरह स्थिर था। उसके माथे के बीच से एक हल्की रोशनी निकली और ब्रश की नोक लाल रंग से चमकने लगी। सारंग का ब्रश तख्ती पर चलने लगा। उसकी लकीरें बहुत पेचीदा थीं, पर सारंग के हाथ में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने पिछले 1 साल में अपनी आत्मा की शक्ति को बहुत मजबूत किया था। कुछ ही मिनटों बाद सारंग ने आखिरी लकीर खींची और अचानक तख्ती से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। बहुत अच्छे, लकीरें एकदम सटीक हैं। ये लू कवच कला का बेहतरीन नमूना है। सारंग ने सिर उठाया तो देखा कि शिक्षक उसके पास खड़े सराहना भरी नजरों से देख रहे थे। बाकी छात्र भी हैरानी में थे कि सारंग ने इतनी जल्दी यह काम कैसे कर लिया। तभी एक तीखी और चुभने वाली हंसी गूंजी। हा हा हा, गुरुदेव, ये तो नाइंसाफी है। हम अपनी मेहनत शक्ति चक्र खोलने में लगा रहे हैं, इसलिए हम राजकुमार की तरह इन बेकार की चित्रकारियों में वक्त बर्बाद नहीं कर सकते।
यह आवाज़ लोकेश भार्गव की थी। वह महंगे कपड़ों में अपनी मेज़ पर बैठा ब्रश को लापरवाही से नचा रहा था। लोकेश अंबरदीप के एक बड़े अधिकारी का बेटा था, पर उसकी असली ताकत उसका आका आर्यमन रत्नाकूट था। रत्नकूट परिवार का संबंध दुश्मन देश शिलवजरा से था और इसी वजह से लोकेश अक्सर सारंग को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। सारंग ने लोकेश की तरफ देखा और फिर बेपरवाही से अपनी नज़रें हटा लीं। उसे पता था कि लोकेश सिर्फ एक मोहरा है। क्लास खत्म हुई और शिक्षक के जाते ही छात्र बाहर निकलने लगे। सारंग अपनी मेज़ साफ कर रहा था, तभी एक कोमल आवाज़ उसके कानों में पड़ी। राजकुमार। सारंग ने सिर उठाया। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसने साधारण अकेडमी यूनिफॉर्म पहनी थी, फिर भी उसकी सुंदरता किसी अप्सरा से कम नहीं थी। बादामी आंखें और आंखों के कोने पर आंसुओं की बूंद जैसा एक छोटा सा तिल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। सारंग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अरे नायरा। नायरा ने अपनी चमकती आंखों से सारंग को देखा और कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सारंग के होश उड़ गए। आखिर नायरा उसे अकेले में क्यों मिलना चाहती थी? क्या अंबरदीप के पूर्वजों के मकबरे में कोई बड़ा खतरा इंतजार कर रहा था? और क्या सारंग उस निशानी कला के जरिए उस दुश्मन को मात दे पाएगा जो अब उसकी ही एकेडमी के भीतर छिपा था? जैसे ही सारंग की नज़रें नायरा से मिली, उसका मासूम चेहरा शर्म से हल्का लाल हो गया। उसने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका लीं और देखा कि सारंग की मेज़ पर किताबें और कागज़ बेतरतीब बिखरे हुए थे। वह तुरंत घुटनों के बल नीचे बैठी और बड़ी नरमी से बोली, राजकुमार लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। सारंग धीरे से मुस्कुराया और उसने मना नहीं किया। आखिरकार उन दोनों का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं था। नायरा बड़ी एकाग्रता से मेज़ साफ करने में जुट गई। क्लास के बाकी लड़के ये नज़ारा देख रहे थे और जलन के मारे उनके बदन में आग लग रही थी। उनकी आंखों में इतनी नफरत थी कि अगर शब्दों में जान होती तो सारंग अब तक राख हो चुका होता। सारंग ने अपनी हथेली पर ठुड्डी टिकाई और नायरा को काम करते हुए गौर से देखा और उसने पूछा, तुम्हारे दादाजी अब कैसे हैं? नायरा ने अपना सुंदर चेहरा ऊपर उठाया और अपनी आंखों के सामने आई बालों की एक लट को कान के पीछे करते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, वे अब पूरी तरह ठीक है राजकुमार। दादाजी कह रहे थे कि अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो आप एक बार घर जरूर आएं। लेकिन हमारा घर बहुत छोटा और साधारण है, मुझे डर है कि कहीं आपको। सारंग ने बीच में ही टोकते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, परेशान मत हो नायरा, अगली छुट्टियों में मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। सारंग की बात सुनकर नायरा ने अपने गुलाबी होंठों को हल्के से दबाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे, जिन्हें छिपाने के लिए उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। उसे आज भी वह दिन याद था जब वह 1 साल पहले पहली बार सारंग से मिली थी। वह उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, लेकिन वही दिन उसके लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया था। उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसके दादाजी, जो उसका इकलौता सहारा थे, मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे थे। नायरा उन्हें अपनी छोटी सी पीठ पर लादे मदद की भीख मांग रही थी। उसके पास एक ढेला भी नहीं था। वह हर क्लिनिक के सामने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाई, रोई, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। कीचड़ में सनी नायरा की उम्मीदें उस तूफान में टूट रही थीं। तभी किसी ने उसके सिर पर छाता लगाया। धुंधली आंखों से उसने देखा कि एक लड़का आगे बढ़ा और उसने क्लिनिक के बंद दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। दरवाज़ा धड़ाम से खुला और एक तेज आवाज़ गूंजी, दरवाज़ा खोलो और इनका इलाज करो। वह लड़का और कोई नहीं, सारंग राजवंशी था। उस दिन नायरा को उस लड़के की पीठ किसी भगवान की तरह लगी थी। बाद में उसे पता चला कि वह राजकुमार है। सारंग ने ही नायरा के भीतर छिपे हुनर को पहचाना और उसे इस अकेडमी में दाखिला दिलवाया। दाखिला लेने के पहले ही महीने में नायरा ने अपना पहला शक्ति चक्र खोल लिया था। वह अकेडमी के इतिहास में सबसे तेज चक्र खोलने वाली छात्रा बन गई और रातों रात एक गुमनाम गरीब लड़की से सबकी चहेती बन गई। अरे, मेरी किताबों का मीनार क्यों बना रही हो? सारंग की आवाज़ ने नायरा को यादों के भंवर से बाहर निकाला। उसने चौंक कर देखा कि सोचते सोचते उसने किताबों का एक ऊंचा पहाड़ खड़ा कर दिया था। नायरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी जल्दी किताबें हटाईं और घबराते हुए बोली, माफ़ कीजिए राजकुमार, मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। उसकी यह मासूम घबराहट इतनी प्यारी थी कि बाकी लड़कों का दिल और ज्यादा जलने लगा। सारंग ने उन लड़कों की चुभती हुई नज़रों को महसूस किया और धीरे से कहा, अब तुम इतनी सुंदर हो गई हो नायरा कि तुम्हें हुक्म देने में भी डर लगता है। इस पर नायरा खिलखिलाकर हंस पड़ी, तो फिर मैं अगली बार चेहरे पर थोड़ी कालिख लगाकर आऊंगी राजकुमार। सारंग ने मजाक में अपनी आंखें घुमाईं और पूछा, अच्छा ये बताओ, अब तक तुमने कितने शक्ति चक्र खोल लिए? नायरा कुछ पल के लिए रुकी। उसने सारंग की ओर देखा और बहुत धीरे से बोली, मैंने तीसरा चक्र खोल लिया है। वह जानती थी कि सारंग के शक्ति चक्र नहीं खुल पा रहे हैं, इसलिए वह कभी अपनी कामयाबी का दिखावा नहीं करती थी ताकि सारंग को बुरा नहीं लगे। तीसरा? वाह! सारंग ने हैरानी और खुशी के साथ कहा, इस रफ्तार से तो तुम 1-2 साल में 8 चक्र खोल लोगी।
कमाल है नायरा। सारंग बहुत खुश था, उसे लगा जैसे उसने एक सच्चे हीरे को तराश दिया है। उसने आगे कहा, नए छात्रों की एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। मेहनत करो, चौथा चक्र खोलने की कोशिश करो। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए परीक्षा का टोकन सुरक्षित किया था। अगर तुम टॉप 10 में आई तो तुम्हें एकेडमी के प्रमुख से सीधे सीखने का मौका मिलेगा। मेज साफ करते हुए नायरा का हाथ अचानक रुक गया। उसने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। सारंग ने उसके बदले हुए व्यवहार को भांप लिया और पूछा, क्या हुआ नायरा? नायरा ने अपना चेहरा अपनी छाती में गड़ा लिया और बहुत धीमी आवाज में बोली, मेरे पास अब वह टोकन नहीं है। सारंग दंग रह गया। उसकी भौहें तन गईं और आवाज में थोड़ी सख्ती आ गई। क्या हुआ? वह टोकन कहाँ गया? नायरा खामोश रही, लेकिन तभी पास खड़ी उसकी सहेली बोल पड़ी, और कौन लेगा राजकुमार? वही लोकेश भार्गव। कुछ दिन पहले वह एकेडमी में आपके बारे में गंदी बातें फैला रहा था। नायरा ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उस कमीने ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर नायरा उसे मुकाबले में हरा देगी तो वह माफी मांगेगा, वरना नायरा को अपना एग्जाम टोकन उसे देना होगा। सारंग की आंखों में गुस्सा उबलने लगा। उसने पूछा, लोकेश ने तो सिर्फ 2 शक्ति चक्र खोले हैं, वह नायरा को कैसे हरा सकता है? तभी नायरा के सहेली ने जवाब दिया, नायरा ने तीसरा चक्र अभी हाल ही में खोला है और उसकी प्रैक्टिस कम थी। लोकेश ने चालाकी की और किसी सीक्रेट वेपन यानी गुप्त हथियार का इस्तेमाल करके धोखे से जीत गया। सारंग का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसने नायरा की ओर देखा और उसे डांटा, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? नायरा ने अपने हाथों को मसलते हुए कहा, मैं आपकी मुश्किलें और बढ़ाना नहीं चाहती थी राजकुमार। उसकी मासूमियत देख सारंग का गुस्सा शांत हो गया। उसने ठंडी नज़रों से क्लासरूम के कोने में बैठे लोकेश भार्गव को देखा, जो अपनी जीत पर बेशर्मी से हंस रहा था। सारंग ने ताना मारते हुए ऊंची आवाज में कहा, एक बेगुनाह लड़की को फंसाने के लिए जाल बिछाया। लोकेश, तुम्हारे तरीके वाकई बहुत घटिया हैं। लोकेश ने अपनी कुर्सी पर फैलते हुए बड़े घमंड से कहा, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं राजकुमार। पूरा क्लास गवाह है कि मैं अपनी ताकत से जीता हूं, और वह टोकन अब मेरा है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। सारंग ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम एक और शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? लोकेश हंसा और बोला, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वह जानता था कि अब नायरा संभल चुकी है और वह दोबारा नहीं जीत पाएगा। तभी सारंग ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ हरा जेड पेंडेंट निकाला और मेज पर रख दिया। ये लॉकेट शक्ति चक्र खोलने की रफ्तार बढ़ा सकता था और इसकी कीमत हजारों स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा थी। अगर तुम जीते तो ये लॉकेट तुम्हारा। सारंग की आवाज में एक चुनौती थी। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस कीमती लॉकेट पर टिकी थीं। राजकुमार, नायरा घबरा कर चिल्लाए। उसे लॉकेट की फिक्र नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि सारंग खुद लड़ना चाहता था। सारंग का एक भी चक्र नहीं खुला था, वह लोकेश का सामना कैसे करता? सारंग ने हाथ उठाकर नायरा को चुप कराया और लोकेश की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या अब लड़ने का जिगर है, या सिर्फ लड़कियों से ही जीत सकते हो? लोकेश की आंखों में लालच की आग जल उठी। उसने अपनी जीभ होंठों पर फेरी और कहा, अगर राजकुमार मुझे ये कीमती तोहफा देना ही चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन याद रहे राजकुमार, मुकाबले में हाथ पैरों की कोई आंखें नहीं होती। अगर आपको चोट लग गई तो मुझे दोष मत दीजिएगा। सारंग ने सपाट लहजे में कहा, उम्मीद है तुम मैदान में भी वैसे ही लड़ोगे जैसे यहाँ बोल रहे हो। लोकेश अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए बाहर निकला और बोला, ठीक है, मैं प्रैक्टिस के मैदान में आपका इंतजार करूंगा। देखते हैं राजकुमार अपना टोकन कैसे वापस लेते हैं। एकेडमी का अभ्यास मैदान में ऊंचे ऊंचे मंच बने हुए थे जहां छात्र अभ्यास कर रहे थे। चारों ओर भीड़ जमा थी। जैसे ही सारंग और लोकेश के मुकाबले की खबर फैली, पूरे मैदान में सनसनी मच गई। क्या राजकुमार सारंग लोकेश से लड़ेंगे? ये तो खुदकुशी करने जैसा है। लोकेश के 2 चक्र खुले हैं, राजकुमार का तो एक भी नहीं। ये मुकाबला नहीं बल्कि मजाक है। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए सारंग धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसका चेहरा किसी शांत समुद्र जैसा स्थिर था। नायरा उसके पीछे चल रही थी, उसका चेहरा घबराहट से पीला पड़ चुका था। सारंग ने नायरा की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, परेशान मत हो नायरा, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अगर आज मैं डर गया तो दुनिया मुझे एक कायर राजकुमार के तौर पर याद रखेगी। नायरा के कदम रुक गए। उसने अपने होंठों को भींच लिया और मंच पर खड़े लोकेश को देखा। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, राजकुमार, यह मेरी गलती है कि मैंने मामले को सही से नहीं संभाला। भविष्य में मैं कभी किसी पर रहम नहीं खाऊंगी। सारंग ने मंच पर चढ़ते हुए कहा, हम दोस्त हैं नायरा, और दोस्त की मदद करना मेरा फर्ज है। मंच पर लोकेश अपनी गर्दन झटकाते हुए खड़ा था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो राजकुमार सच में आ ही गए। मुझे लगा था आप महल जाकर अपनी माँ के पल्लू में छिप जाएंगे।
सारंग ने इत्मीनान से अपनी आस्तीनें ठीक की और कहा, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है लोकेश। चलो शुरू करें। सारंग ने अपने पैर जमीन पर ऐसे जमाए जैसे कोई पुराना बरगद का पेड़ हो। उसने लोकेश को इशारे से पास बुलाया और एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। मैं तुम्हें पहला हमला करने का मौका देता हूं लोकेश, अपनी पूरी ताकत लगा देना। आखिर सारंग ने ये जोखिम क्यों उठाया? क्या बिना किसी शक्ति चक्र के वह लोकेश के 2 चक्रों वाली ताकत को झेल पाएगा? या फिर सारंग ने अपनी निशानी काला में कोई ऐसी गुप्त चाल छिपा रखी है जो लोकेश को दिन में तारे दिखा देगी? ये सुनते ही नीचे खड़े छात्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सारंग साफ तौर पर कमजोर था, फिर भी इतनी बेपरवाही। अगर राजकुमार अपनी बेइज्जती करवाने के लिए इतने उतावले हैं तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूं। सारंग का ये रवैया देखकर लोकेश का खून खौल गया। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और उसका शरीर एक तीर की तरह आगे बढ़ा। उसने अपनी 5 उंगलियां कसकर मुट्ठी बनाई और सारंग की तरफ एक जोरदार मुक्का मारा। लोकेश का मुक्का हवा को चीरता हुआ आ रहा था। उसमें इतनी ताकत थी कि अगर वह किसी पत्थर पर लगता तो उसमें दरार पड़ जाती। सारंग ने उस मुक्के को अपनी तरफ आते देखा, लेकिन वह अपनी जगह से हिला नहीं। उसने बस अपने दोनों हाथों को एक्स के आकार में अपने सामने कर लिया, रक्षात्मक मुद्रा में हो गया। नीचे खड़े लोगों का दिल मुंह को आ गया। 2 शक्ति चक्र खोलने वाले लोकेश का मुक्का सारंग की हड्डियां तोड़ने के लिए काफी था। सबकी घबराई हुई नजरों के सामने लोकेश ने बिना कोई रहम दिखाए अपना भारी मुक्का सारंग की बाहों पर दे मारा। धड़ाम, एक भारी आवाज गूंजी। सारंग के पैर जमीन पर घिसते हुए कई मीटर पीछे चले गए और वहां लकीरें बन गईं। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। तभी एक दर्दनाक चीख गूंजी। लेकिन ये चीख सारंग की नहीं बल्कि लोकेश की थी। सब सन्न रह गए। उन्होंने देखा कि लोकेश अपनी मुट्ठी को पकड़कर बुरी तरह चीख रहा था। उसकी मुट्ठी पूरी तरह लाल हो चुकी थी, जैसे उसने किसी सख्त लोहे की दीवार पर मुक्का मारा हो। लोकेश दर्द से कराहते हुए चिल्लाया, तुमने अपनी आस्तीन में क्या छुपा रखा है? धोखेबाज। उसका दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले थे। सबने हैरानी से सारंग को देखा। क्या राजकुमार ने कोई चाल चली है? सबके शक को दूर करने के लिए सारंग ने धीरे से अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई। जैसे ही आस्तीन ऊपर हुई, सबने देखा कि उसकी बाहों पर रोशनी से बना एक जटिल निशानी कला चमक रही थी। उस कला से काली रोशनी निकल रही थी जिसने सारंग की बाहों को ढक रखा था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चमड़ी किसी बेहद सख्त काली धातु मेटल में बदल गई हो। कई छात्र हैरान रह गए। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, ये तो लौह कवच कला है जो शिक्षक ने सिखाया था। सबको समझ आ गया, यह एक निशानी कला थी। नायरा ने राहत की सांस ली। तो राजकुमार अपने शरीर पर निशानी कला बनाने में कामयाब हो गए हैं। लोकेश भी हक्का बक्का रह गया। तुमने अपने शरीर पर कला बनाई है। जैद की तख्ती पर कला बनाना और अपने शरीर पर बनाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। शरीर पर कला बनाने के लिए शक्ति चक्र और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स की सटीक जानकारी होनी चाहिए, वरना कला खुद के शरीर को ही नुकसान पहुंचा सकती है। और जब बाकी छात्र तख्ती पर भी सही से नहीं बना पा रहे थे, सारंग ने उसे अपने शरीर पर इस्तेमाल करना सीख लिया था। ये फर्क बहुत बड़ा था। सारंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगा था कि शक्ति चक्र नहीं खुले तो मैं लाचार हूं? लोकेश का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। उसे लगा जैसे उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इस लौह कवच कला के भरोसे तुम मुझे हरा दोगे? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक चक्रधारी और एक आम इंसान में क्या फर्क होता है। चक्र खोलो। लोकेश दहाड़ा। उसके शरीर के चारों तरफ रोशनी की लकीरें उभर आईं। उसके पैरों के पास की धूल उड़ने लगी। जैसे जैसे वह सांस ले रहा था, सृजन शक्ति उसके शरीर में भर रही थी। उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे और उसकी त्वचा चमकने लगी। सबको महसूस हुआ कि लोकेश की ताकत तेजी से बढ़ रही है। छात्रों के चेहरे उतर गए। अब लोकेश अपनी असली ताकत इस्तेमाल कर रहा था। सृजन शक्ति के साथ उसकी रफ्तार और शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। सारंग ने लोकेश को घूरते हुए खुद से कहा, 2 चक्र। चूंकि मैंने तुम्हें पहला वार करने दिया था, अब मेरी बारी है। इतना कहते ही सारंग ने जमीन पर पैर पटका और सीधा लोकेश की तरफ दौड़ा। घमंडी, तुम्हारी रफ्तार और ताकत अब मेरे सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी हमला करने की जुर्रत? लोकेश ने सारंग को अपनी तरफ आते देख ताना मारा। क्या सच में? सारंग के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसके पैरों पर अचानक एक रोशनी उभरी। वहां भी कुछ निशानी कलाएं चमकने लगीं। अचानक सारंग का शरीर बहुत हल्का हो गया। उसकी रफ्तार एकदम से बढ़ गई और वह किसी चीते की तरह आगे झपटा। वह तो लाइटिंग रफ्तार कला है, किसी तेज नजर वाले छात्र ने चिल्लाकर कहा। अभी आवाज गूंज ही रही थी कि सारंग लोकेश के एकदम करीब पहुंच गया। उसने अपने कंधे को झटका दिया और उसकी आस्तीन के अंदर से एक और चमक निकली।
हालांकि वह साफ नहीं दिखी, लेकिन सबको महसूस हुआ कि सारंग की मुट्ठी में एक पागलपन भरी ताकत भर गई है। प्रचंड काय शक्ति कला। एक और चीख सुनाई दी। लौह कवच कला, लाइटिंग रफ्तार कला और प्रचंड काय शक्ति कला। इस वक्त नायरा भी हैरान होकर अपना मुंह ढके खड़ी थी। कुछ ही पलों में सारंग ने लगातार 3 निशानी कलाओं का इस्तेमाल कर लिया था। इसका मतलब था कि शिक्षक द्वारा सिखाई गई तीनों कलाओं पर सारंग ने महारत हासिल कर ली थी। बूम! लोकेश की फटी आंखों और भीड़ के सामने एक भयानक और ताकतवर मुक्का लोकेश के सीने पर पड़ा। इन 3 कलाओं की मदद से सारंग की रफ्तार और ताकत लोकेश से रत्ती भर भी कम नहीं थी। जैसे ही मुक्का लगा, लोकेश को लगा जैसे किसी पहाड़ ने उसे टक्कर मार दी हो। उसका शरीर हवा में उड़ा और मंच से बाहर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरे मैदान में, जहां अभी शोरगुल था, अब मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सैकड़ों छात्र फटी आंखों से सारंग को देख रहे थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि लड़ाई का अंजाम ऐसा होगा। मंच पर खड़े सारंग ने धीरे से अपनी मुट्ठी वापस खींची। उसकी बाहों पर चमकती कलाएं अब फीकी पड़कर गायब हो रही थीं, जैसे उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई हो। उसने अपनी कलाई को मला, मंच से नीचे कूदा और बेहोश पड़े लोकेश के कपड़ों से एक जैद का टुकड़ा निकाल लिया। ये नए छात्रों की परीक्षा का टोकन था। सारंग ने लोकेश को देखा, जो अभी भी उसे घूरने की कोशिश कर रहा था। तुम तो उस इंसान से भी नहीं जीत पाए जिसका एक भी चक्र नहीं खुला। बेहतर होगा कि तुम इस साल की परीक्षा छोड़ दो, वरना वहां और बेइज्जती होगी। सारंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनते ही लोकेश को अपने चारों तरफ लोगों की चुभती हुई नजरें महसूस हुईं। शर्मिंदगी और हार के सदमे से उसके मुंह से खून का एक फव्वारा निकला। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश हो गया। वह जानता था कि कल से वह पूरी व्योम अकादमी का सबसे नया मजाक बनकर रह जाएगा। मैदान में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन लोगों की आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। सारंग राजवंशी ने हवा में उछाले हुए उस हरे रंग के पेंडेंट को अपने हाथ में लपका और वहां मौजूद भीड़ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आज का मुकाबला खत्म हुआ, अब सब अपने अपने घर जा सकते हैं। सारंग की बात सुनकर भीड़ में खड़े लोगों ने भी मुस्कुराते हुए वापस जाने के लिए कदम बढ़ा लिए। लेकिन जाते जाते हर कोई एक बार मुड़कर सारंग को जरूर देख रहा था। उनकी नज़रों में अब सारंग के लिए वह हिकारत नहीं थी जो कल तक हुआ करती थी। पूरा अंबरदीप साम्राज्य जानता था कि सारंग अपने शक्ति चक्र नहीं खोल पा रहा है। सबको लगता था कि उनका ये राजकुमार सिर्फ नाम का है, उसमें कोई दम नहीं। लेकिन आज जो कुछ भी मैदान में हुआ, उसने सबकी बोलती बंद कर दी थी। माना कि सारंग के पास अपने शक्ति चक्र नहीं थे, लेकिन उसने आज निशानी कला का इस्तेमाल करके साबित कर दिया था कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग में भी होती है। उसने उन निशानी कलाओं की मदद से उस लड़के को धूल चटा दी थी, जो शक्ति के 2 चक्र खोल चुका था। सारंग ने भीड़ को जाते हुए देखा और फिर अपनी हथेली पर रखे उस परीक्षा टोकन को देखने लगा। अरे, इसे फिर से मत खो देना, ठीक है? सारंग ने मजाक करते हुए वह परीक्षा टोकन नायरा की तरफ उछाल दिया, जो अभी अभी उसके पास चलकर आई थी। हवा का एक हल्का सा झोंका नायरा के बालों को लहरा गया। वह व्योम अकादमी की यूनिफॉर्म में भी भला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि किसी का भी दिल धड़कना भूल जाए। नायरा ने टोकन को पकड़ा, लेकिन उसका ध्यान टोकन पर नहीं, सारंग पर था। उसने अपने होठों को हल्के से काटते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सारंग को देखा और पूछा, तुम ठीक तो हो ना? लड़कियां आखिरकार बहुत बारीक चीजें पकड़ लेती हैं। नायरा ने देख लिया था कि सारंग का हाथ हल्का हल्का कांप रहा था। सारंग ने अपनी चोरी पकड़े जाने पर हंसते हुए कहा, हे, तो तुमने देख ही लिया। सारंग ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसकी हथेली पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बिना शक्ति चक्र खुले शरीर अंदर से कमजोर ही रहता है यार। मैंने लौह कवच कला और लाइटिंग रफ्तार कला का इस्तेमाल करके अपनी ताकत और स्पीड तो बढ़ा ली, लेकिन मेरा शरीर उस झटके को पूरी तरह झेल नहीं पाया। सारंग को काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वह नायरा के सामने मुस्कुरा रहा था। नायरा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, मैंने सुना है कि कुछ ऐसी खास निशानी कलाएं होती हैं जो शरीर को अंदर से मजबूत कर सकती हैं। अगर तुम उन्हें सीख लो तो तुम्हें अगली बार चोट नहीं लगेगी। सारंग ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन वो काफी ऊंचे दर्जे की कलाएं हैं। अभी मैं उन्हें नहीं सीख सकता। नायरा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने फिक्र जताते हुए कहा, तो तुम्हें और कड़ी मेहनत करनी होगी सारंग। अगले महीने नवागंतुक परीक्षा है। अगर तुम उसमें कोई कमाल नहीं कर पाए तो टॉप 10 में आना मुश्किल हो जाएगा। सारंग ने अपने दर्द करते हुए हाथ को सहलाया और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, तुम चिंता मत करो नायरा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। सारंग के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, 2 दिन बाद उसे अपने पूर्वजों के मकबरा में जाना था। अगर वहां उसकी बंद पड़ी शक्तियों का कोई हल निकल आया तो सब ठीक हो जाएगा।
वरना उसे अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इन निशानी कलाओं के सहारे ही काटनी पड़ेगी। और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। नायरा ने देखा कि सारंग खामोश हो गया है तो उसने माहौल को हल्का करने के लिए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, राजकुमार जी, क्या मैं आपके हाथ पर मरहम लगा दूं? सारंग ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, रहने दो। अगर इतनी सुंदर लड़की मेरा हाथ पकड़ेगी तो जलने वाले लोग मेरे खिलाफ नई साजिशें रचना शुरू कर देंगे। नायरा ने उसे एक नकली गुस्से वाली नज़र से देखा और आंखें घुमाते हुए बोली, बड़े डरपोक हो तुम। खैर, मैं जा रही हूँ। मुझे लाइब्रेरी में जाकर किताबों को ठीक करना है। नायरा व्योम अकादमी की लाइब्रेरी में काम करती थी ताकि वह अपने और अपने दादाजी के खर्चे उठा सके। वह किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। ये सुनकर सारंग हिचकिचाया, फिर बोला, नायरा, एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बचा है। वक्त बहुत कम है। मुझे लगता है तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर पैसों की कोई दिक्कत है तो मैं। सारंग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही नायरा ने उसे टोक दिया। नायरा ने उसे बहुत ही गंभीरता से देखा। उसकी आवाज़ नर्म थी लेकिन उसमें एक जिद थी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। तुमने मेरी बहुत मदद की है सारंग। तुम ही मुझे यहाँ लेकर आए जहाँ मैं अपनी किस्मत बदल सकती हूँ। मैं दिल से तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन तुमने ही कहा था न कि हम दोस्त हैं। सारंग हैरान होकर उसे देखने लगा। नायरा की आंखों में एक अलग ही स्वाभिमान था। वह जानती थी कि अगर वह एक बार कहेगी तो सारंग उसकी सारी परेशानियां दूर कर देगा। लेकिन वह सारंग और अपने बीच वह अमीर गरीब वाली खाई नहीं आने देना चाहती थी। वह चाहती थी कि सारंग उसकी इज्जत करे, उसे सिर्फ एक ज़रूरतमंद समझकर मदद न करे। उसने आज तक सारंग के साथ अपनी दोस्ती को बहुत संभाल कर रखा था। सारंग एक राजकुमार था और वह एक आम लड़की, लेकिन वह अपनी मेहनत से इस फर्क को मिटाना चाहती थी और वह इसमें कामयाब भी हो रही थी। आज पूरी व्योम अकादमी में सबसे तेजी से शक्तियां बढ़ाने वाली वह अकेली लड़की थी। नायरा की जिद के आगे सारंग को झुकना ही पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं बीच में नहीं आऊंगा। क्लोज। सारंग की बात सुनकर नायरा की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान खिल उठी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं अपनी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मैं वादा करती हूँ कि इस एग्ज़ाम में एक क्लास में अपनी जगह जरूर बनाऊंगी। व्योम अकादमी में एक क्लास सबसे होनहार योद्धाओं के लिए थी। सारंग ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तभी सारंग ने वह शक्ति रूपी जेड का पेंडेंट वापस निकाला जिसे उसने थोड़ी देर पहले नायरा की तरफ उछाला था। उसने नायरा का हाथ अपने हाथ में लिया और वह पेंडेंट उसकी हथेली पर रख दिया। नायरा मना करने ही वाली थी कि सारंग ने तुरंत कहा, इसे गलत मत समझना। मैं ये तुम्हें दे नहीं रहा बल्कि उधार दे रहा हूँ। अभी मेरी शक्तियाँ बंद हैं तो यह मेरे किसी काम का नहीं है। तुम इसका इस्तेमाल करो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो वापस ले लूंगा। नायरा ने सारंग को घूर कर देखा। ये लड़का भी न बात मनवाने के 100 तरीके जानता था। ठीक है, मैं जा रही हूँ। नायरा ने नकली गुस्से के साथ वह पेंडेंट अपनी मुट्ठी में दबाया और सारंग के पास से तेजी से निकल गई। सारंग उसे जाते हुए देखता रहा और खुद से बोला, जिद्दी है पर प्यारी है। तभी सारंग को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाकर दूर बनी एक इमारत की छत की तरफ देखा तो वहां एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटा शख्स खड़ा था। उसकी नज़रें किसी तेज धारदार चाकू की तरह सारंग पर गड़ी हुई थीं। आर्यमन। सारंग ने धीरे से उसका नाम बुदबुदाया। वह शख्स कोई और नहीं, रत्नकूट परिवार का आर्यमन रत्नकूट था। सारंग की नज़र मिलते ही आर्यमन के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। उसने दूर से ही सारंग को चिढ़ाने के लिए हाथ हिलाया। सारंग ने भी एक ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और वहां से मुड़कर चला गया। उधर छत पर खड़ा आर्यमन सारंग को जाते हुए देख रहा था। उसने अपने आप से कहा, मैंने सोचा नहीं था कि हमारे राजकुमार साहब इन निशानी कलाओं को सीखने में अपना वक्त बर्बाद करेंगे। तभी आर्यमन के पीछे से एक लड़की बाहर निकल कर आई। वह लंबी और खूबसूरत थी लेकिन उसके पतले होंठ उसे थोड़ा घमंडी दिखा रहे थे। ये लड़की थी नंदिनी। नंदिनी ने सारंग को जाते हुए देखकर नाक सिकुड़ी और कड़वाहट से बोली, ये निशानी कलाएं और अभ्यास सिर्फ कमजोरों का सहारा हैं। इससे कोई अपनी असली ताकत नहीं बढ़ा सकता। एक ना एक दिन ये उसे धोखा जरूर देंगे। नंदिनी अंबरदीप साम्राज्य के एक बहुत बड़े घराने की बेटी थी। सालों पहले सारंग और नंदिनी का रिश्ता तय हुआ था, लेकिन जब सारंग की शक्तियां चली गईं तो नंदिनी ने उसे मेढक कहकर बुलाना शुरू कर दिया था, जो हंस यानी नंदिनी को पाने के सपने देख रहा था। उसने सबके सामने सारंग का मजाक उड़ाते हुए रिश्ता तोड़ दिया था। आज जब उसने सारंग को देखा तो उसके दिल में फिर से वही नफरत जाग उठी। आर्यमन ने नंदिनी की बात पर हंसते हुए सहमति जताई। सही कहा नंदिनी, इस बार की परीक्षा में कई ताकतवर लोग मेरे साथ हैं।
अगर सारंग को लगता है कि वह इन छोटी मोटी निशानी कलाओं से जीत जाएगा तो मैं उसे सबके सामने इतना जलील करूंगा कि वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। फिर आर्यमन की आंखों में एक शातिराना चमक आए। उसने कहा, लेकिन वह लड़की नायरा, उसकी काबिलियत सच में कमाल की है। अगर मौका मिले तो हमें उसे अपनी तरफ कर लेना चाहिए। नायरा की तारीफ सुनकर नंदिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह नायरा से चिढ़ती थी क्योंकि नायरा के आने के बाद से सबकी जुबान पर सिर्फ नायरा का नाम था, नंदिनी का नहीं। नंदिनी ने जहर उगलते हुए कहा, वह सिर्फ एक मामूली लड़की है जिसके पास 3 शक्ति चक्र हैं। अगर वह हमारे साथ नहीं आई तो हम उसे बर्बाद कर देंगे, उसे अपाहिज बना देंगे ताकि वह फिर कभी खड़ी न हो सके। आर्यमन ने नंदिनी की जलन को भांप लिया और मुस्कुरा दिया। उसने फिर से उस दिशा में देखा जहां सारंग गायब हुआ था। ऐसा लगता है सारंग को अब खुद पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वह उस लड़की नायरा को तैयार कर रहा है ताकि भविष्य में उसका सहारा ले सके। आर्यमन ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, सारंग, ओ मेरे प्यारे भाई सारंग, व्योम अकादमी का शेर अब सच में एक भीगी बिल्ली बन चुका है। मगर अब तुम कमजोर हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का अंत नजदीक है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें अंबर शहर की ऊंची दीवारों को छू रही थीं। पूरा शहर सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। अंबर राजमहल। सारंग राजवंशी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पूरी रात वो बस आज के दिन के बारे में सोचता रहा था। जैसे ही वो तैयार होकर राजमहल के बड़े दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि हजारों शाही रक्षक पहले से ही वहां तैनात थे। उनके हाथों में पकड़े भाले सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और उनके चेहरों पर एक अलग ही गंभीरता थी। तभी सारंग की नज़र अपने पिता राजवर्धन राजवंशी पर पड़ी। वो एक लाल रंग के घोड़े पर सवार थे। सारंग को अपनी ओर आता देख राजवर्धन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने सारंग की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम तैयार हो सारंग? आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। सारंग ने जोर से अपना सिर हिलाते हुए पूरे भरोसे के साथ कहा, जी बाबा, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। सारंग की आंखों में एक उम्मीद थी, उम्मीद अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने की। आज का दिन ही तय करने वाला था कि क्या वो वापस चक्रधारी योद्धा बन पाएगा या नहीं। तभी एक सैनिक एक अजीब सा जानवर लेकर सारंग के पास आया। ये दिखने में घोड़े जैसा था, लेकिन इसका सिर किसी शेर की तरह था और इसकी पूंछ पर आग जल रही थी। इसे अग्नि सिंह घोड़ा कहते थे। सारंग ने बिना किसी डर के उस घोड़े की लगाम पकड़ी और एक झटके में उस पर सवार हो गया। घोड़े ने अपनी जलती हुई पूंछ हिलाई और फिर शांत खड़ा हो गया। सारंग ने आगे बढ़कर अपने पिता से कहा, चलिए बाबा, अब और इंतजार नहीं होता। राजवर्धन ने हंसते हुए अपना हाथ हवा में लहराया। एक बिगुल की तेज आवाज गूंजी और हजारों सैनिकों का काफिला राजमहल से निकलकर शहर के बाहर की ओर बढ़ चला। पूर्वजों का मकबरा। ये वो जगह थी जहां राजवंशी कुल के सभी पूर्वजों की समाधियां थीं। ये जगह शहर से काफी दूर थी, लेकिन उनके तेज रफ्तार घोड़ों ने ये दूरी सिर्फ 4 घंटों में पूरी कर ली। सामने एक विशाल हरे रंग का पहाड़ खड़ा था। राजवर्धन और सारंग अपने घोड़ों से नीचे उतरे। शाही रक्षकों ने तुरंत पहाड़ के चारों तरफ घेरा बना लिया ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके। राजवर्धन ने उस पहाड़ की ओर इशारा करते हुए भारी आवाज में कहा, यही वो जगह है सारंग, जहां से हमारे राजवंशी कुल की शुरुआत हुई थी। हमारे पूर्वजों ने यहीं से अपनी ताक बटोरी और अंबरदीप साम्राज्य खड़ा किया था। लेकिन अफसोस, आज मेरे हाथों ये साम्राज्य सिमट कर रह गया है। अपने पिता की आवाज में दर्द महसूस कर सारंग ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उसने उन्हें समझाते हुए कहा, बाबा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मौर्यवंश के लोगों ने धोखा दिया था। अपनों के धोखे से तो बड़े बड़े साम्राज्य गिर जाते हैं। आप खुद को दोष मत दीजिए। राजवर्धन ने एक फीकी मुस्कान के साथ सारंग को देखा और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोले, चलो ऊपर चलते हैं। सामने पत्थर की बनी हजारों सीढ़ियां थीं, जो बादलों के बीच छुपे एक मंदिर तक जाती थीं। करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां एक पुराना काले रंग का मंदिर बना हुआ था। मंदिर के चारों ओर 3 पहाड़ियां इस तरह फैली थीं जैसे 3 गरुड़ किसी मोती की रक्षा कर रहे हों। सारंग ने चारों ओर देखते हुए हैरानी से कहा, ये जगह, यहाँ की हवा में ही एक अलग ताक महसूस हो रही है बाबा। हमारे पूर्वजों ने जरूर बहुत सोच समझकर इस जगह को चुना होगा। राजवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, इसे भाग्य कहते हैं। इस जमीन की बनावट ने ही हमें साम्राज्य बनाने में मदद की थी। सारंग ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए अपनी सोच जाहिर की, भाग्य जरूरी है बाबा, लेकिन असली ताकत इंसान की मेहनत होती है। अगर कोई हार न माने तो वो अपनी बुरी किस्मत को भी बदल सकता है। और जो सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठते हैं, वो सब कुछ पाकर भी हार जाते हैं। इतनी कम उम्र में सारंग की ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर राजवर्धन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने प्यार से सारंग के सिर पर हाथ फेरा और उसे लेकर मंदिर के अंदर चले गए।
मंदिर के अंदर अगरबत्तियों का धुआं फैला हुआ था। सामने कई पट्टिकाएं रखी थीं, जिन पर पूर्वजों के नाम लिखे थे। राजवर्धन और सारंग ने झुककर उन सभी को नमन किया। आखिर में राजवर्धन एक खास पट्टिका के सामने रुके। ये अंबरदीप के पहले सम्राट की पट्टिका थी। राजवर्धन ने उसे नमन किया और फिर धीरे से उस पट्टिका को अपने हाथ से घुमा दिया। गड़गड़ाहट। अचानक पत्थरों के रगड़ने की तेज आवाज गूंजी। सारंग ने हैरानी से देखा कि पट्टिका के पीछे की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी थी। उसके पीछे एक गुप्त दरवाज़ा था, जिसके अंदर गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। राजवर्धन ने उस अंधेरे रास्ते की ओर देखते हुए बेहद गंभीर आवाज में कहा, सारंग, तुम्हारी किस्मत का फैसला इसी जगह पर होगा। तुम्हारे बंद पड़े शक्ति चक्र खुलेंगे या नहीं, इसका जवाब हमें अंदर ही मिलेगा। ये सुनते ही सारंग के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। चाहे वो कितना भी समझदार बनने की कोशिश करे, लेकिन आखिरकार वो एक बच्चा ही तो था, जिसे अपनी शक्तियों की चिंता थी। राजवर्धन मशाल लेकर आगे बढ़े और सारंग उनके पीछे पीछे चल दिया। एक लंबी सुरंग से गुजरने के बाद वो एक विशाल गुफा में पहुंचे। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का मंच बना हुआ था। सारंग ने देखा कि उस पत्थर के मंच पर अजीबोगरीब लकीरें खींची हुई थीं। ये कोई मामूली लकीरें नहीं, बल्कि बहुत ही पुरानी निशानी कलाएं थीं। उन्हें सिर्फ देखने भर से सारंग को चक्कर आने लगे। सारंग ने घबराते हुए पूछा, बाबा, क्या यहाँ सच में मेरी परेशानी का हल मिलेगा? राजवर्धन ने मंच की ओर देखते हुए कहा, हमारे वंश में एक पुरानी कहावत है सारंग। कहते हैं कि इस गुफा में एक महान भाग्य छुपा है, जो हमारे साम्राज्य को हजारों साल तक आबाद रख सकता है। लेकिन इसे खोलने की चाबी सिर्फ एक ही चीज़ है, हमारे वंश के उत्तराधिकारी का खून। राजवर्धन ने सारंग की आंखों में देखते हुए आगे कहा, आज तक कई सम्राटों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे खोल नहीं पाया। आज मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अगर तुम्हारा खून इस राज को खोल पाया, तो तुम्हारी बंद शक्ति चक्रों की समस्या चुटकियों में हल हो जाएगी। सारंग ने हैरानी से उस मंच को देखा। जाओ सारंग, राजवर्धन ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। सारंग ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और उस पत्थर के मंच पर जाकर बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी छुरी निकाली। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर दांत पीसते हुए छुरी को अपनी कलाई पर चला दिया। छपाक। लाल रंग का ताज़ा खून उसकी कलाई से बहने लगा और मंच पर बनी उन लकीरों निशानी कलाओं में भरने लगा। देखते ही देखते पूरा मंच खून की लाल रोशनी से चमकने लगा। दूर खड़े राजवर्धन की सांसें थम गई थीं। वो बिना पलक झपकाए बस सारंग को देख रहे थे। खून बहने की वजह से सारंग का चेहरा पीला पड़ने लगा था। उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसने अपनी आंखें खुली रखीं। उसके दिमाग में बस पुरानी यादें कौंध रही थीं। मेरी वजह से माँ की उम्र कम हो गई। मेरी वजह से बाबा ने अपना एक हाथ खो दिया। उस दमन मौर्यवंशी ने मेरी किस्मत चुरा ली, मुझे अंदर से खोखला कर दिया। सारंग का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी मुट्ठी को और जोर से भींचा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे सब कुछ बदलना होगा। मुझे माँ की उम्र वापस लानी है। बाबा का खोया हुआ सम्मान वापस लाना है। मुझे अपनी छीनी हुई ताकत वापस चाहिए। ये महान भाग्य मेरा है, सिर्फ मेरा। अचानक सारंग के शरीर के अंदर से एक जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर सोया हुआ कोई गरुड़ जाग उठा हो और दहाड़ रहा हो। ब्लूम। तभी उस खून से सने मंच से एक बहुत तेज रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि राजवर्धन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। वो रोशनी चांदी के पानी की तरह सारंग के चारों ओर लिपट गई और अगले ही पल सारंग। राजवर्धन ने घबराकर आंखें खोलीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंच खाली था। सारंग वहां से गायब हो चुका था। राजवर्धन हक्के बक्के रह गए। क्या सारंग उस महान भाग्य को हासिल करने में कामयाब हो गया था, या फिर वो किसी मुसीबत में फंस गया था? और आखिर वो गायब होकर गया कहाँ? सारंग की आंखों के सामने अचानक एक तेज रोशनी छा गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बड़ी बेरहमी से अपनी ओर खींच रही हो। उसका सिर चकराने लगा, मानो वह किसी गहरे पानी के भंवर में फंस गया हो। गनीमत थी कि यह खिंचाव ज्यादा देर तक नहीं रहा। अगले ही पल एक जोरदार झटके ने उसे हवा में उछाल दिया। धड़ाम। सारंग का शरीर जमीन से टकराया और उसके मुंह में मिट्टी भर गई। लेकिन सारंग एक योद्धा की तरह चौकन्ना था। गिरते ही उसने तुरंत जमीन पर एक कलाबाजी खाए और जहां वह गिरा था, वहां से फौरन दूर हट गया। साथ ही उसके बाजुओं पर बना लौह कवच हल्का हल्का चमकने लगा, ताकि अगर कोई हमला हो तो वह उसे झेल सके। सारंग अपनी सांस रोके मुठ्ठियां भींचे हमले का इंतजार करता रहा। लेकिन जब कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई, तो उसकी तनी हुई मांसपेशियां ढीली पड़ गईं। उसने राहत की एक गहरी सांस ली और अपने आसपास नजर घुमाई। नज़ारा देखकर सारंग की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। ये कौन सी जगह है? वह गुफा, वह पत्थर का चबूतरा, सब कुछ गायब हो चुका था।
उसकी जगह अब एक घना और प्राचीन जंगल था। आसमान को छूते हुए विशालकाय पेड़ खड़े थे, जिनके घने पत्तों ने सूरज को ढक रखा था। पास ही साफ पानी की एक नदी कलकल करती हुई बह रही थी। मंजर बहुत ही शांत और सुकून देने वाला था, लेकिन सारंग का दिमाग उलझनों में फंसा हुआ था। अभी एक पल पहले तो वह अपनी पुश्तैनी गुफा में था, तो पलक झपकते ही इस अनजान जगह पर कैसे आ गया। सारंग ने अपने माथे पर शिकन लाते हुए सोचा, अजीब है, क्या यही वह जगह है जहां मुझे मेरी खोई हुई शक्तियां वापस मिलेंगी। उसने चारों तरफ देखा और खुद से कहा, लेकिन यहाँ तो कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा। सारंग ये बड़बड़ा ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे गई। वहां जो उसने देखा, उसे देखकर वह बुत बन गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वहां एक विशाल पेड़ के तने से टेक लगाकर एक लड़की खड़ी थी। नज़दीक से देखने पर पता चला कि उसने हरे रंग के कपड़े पहने थे। वह दुबली पतली थी और बड़े इत्मीनान से अपनी चमकीली आंखों से सारंग को ही घूर रही थी। जब सारंग की नज़रें उस लड़की की आंखों से मिलीं, तो उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। और सारंग ने खुद को संभाला। उसने अपने चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर बड़े ही आदर के साथ बोला, नमस्ते। क्या आप बता सकती हैं कि यह कौन सी जगह है? मेरा नाम सारंग है। मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ। अगर मैंने आपकी शांति में खलल डाला हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लड़की की उम्र सारंग के आसपास ही लग रही थी, लेकिन मुसीबत के वक्त मीठा बोलने में ही भलाई थी। मगर उस रहस्यमयी लड़की ने सारंग की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी नाजुक उंगलियों से माथे पर आए बालों की एक लट को पीछे किया और सारंग की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वह पेड़ की छाया से बाहर आई, सूरज की किरणें उस पर पड़ने लगीं। सारंग उसे अब साफ साफ देख सकता था और उसके मुंह से अनजाने में ही वाह निकल गया। उसकी त्वचा दूध जैसी सफ़ेद थी और उसके काले बाल सलीके से बंधे हुए थे। हरे रंग के साधारण कपड़ों में भी वह भला की खूबसूरत लग रही थी। लेकिन सबसे खास थी उसकी आंखें, जिनमें एक गहरा राज और एक अजीब सा खालीपन था, जो उसे इस दुनिया से अलग दिखा रहा था। हवा का एक झोंका आया और उसके माथे के बाल उड़ गए। तभी सारंग ने देखा कि उसकी दोनों भौहों के बीच एक बहुत ही प्राचीन निशान बना हुआ था, जो हल्का हल्का चमक रहा था। वह दृश्य इतना जादुई था कि सारंग की सांसें कुछ पलों के लिए थम गईं। सारंग ने फिर से मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, सुनिए। लेकिन वह अंदर से सतर्क था। ये जगह और ये लड़की दोनों ही रहस्यमयी थे। सुनिए। लड़की के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे सारंग का ये संबोधन मजाकिया लगा हो। उसने सारंग को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से बुदबुदाई, दादाजी सही कह रहे थे, आज सच में कोई यहाँ आया है। सारंग को उसकी बात साफ सुनाई नहीं दी। उसने पूछा, क्या कहा आपने? लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर जंगल की तरफ चलने लगी। उस विशाल पेड़ के पास से गुजरते हुए उसने आवाज़ लगाई, टुन टुन, चलो घर चलते हैं। लड़की की आवाज़ सुनते ही सारंग का ध्यान उस पेड़ के नीचे लेटे एक छोटे से जानवर पर गया। वह भूरे रंग का था और दिखने में एक छोटे मामूली कुत्ते जैसा लग रहा था। सारंग ने धीरे से कहा, पालतू कुत्ता। भाऊं भाऊं। जैसे उस जानवर ने सारंग की बात सुन ली हो, उसने अपने बाल खड़े कर लिए और सारंग पर भौंकने लगा। लेकिन उसका आकार इतना छोटा था कि उसका भौंकना डरावना कम और प्यारा ज्यादा लग रहा था। शायद उस छोटे जानवर को भी एहसास हो गया कि सारंग उससे डर नहीं रहा है। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी पूंछ सीधी की और पास पड़े एक बड़े से चट्टान के पास गया। उसने अपना मुंह खोला और उस चट्टान पर जोर से दांत गड़ा दिए। सारंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह छोटा सा जानवर उस मजबूत चट्टान को किसी बिस्किट की तरह चबा रहा था। देखते ही देखते उसने पूरी चट्टान को अपने नन्हे से पेट में गायब कर दिया। सारंग का मुंह खुला का खुला रह गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने मन ही मन सोचा, ये क्या बला है। सारंग ने राहत की सांस ली और सोचा, शुक्र है मैंने इसे कुछ नहीं कहा। जिस मजबूती से इसने पत्थर खाया, अगर यह मुझे काट लेता तो मेरा हाथ पैर बचना मुश्किल था। तभी इसका नाम टुनटुन पेटुक रखा है, सारंग ने सोचा। सारंग के चेहरे पर दर्द देखकर टुनटुन खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। उसने सारंग को एक ऐसी नज़र से देखा जैसे कह रहा हो, अब आया न लाइन पे, और फिर मटकते हुए उस लड़की के पीछे भाग गया। जंगल में अंदर जाते जाते उस हरे कपड़ों वाली लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी थोड़ी ऊपर उठाते हुए इशारे में कहा, अगर अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो मेरे पीछे आ जाओ। इतना कहकर वह पेड़ों के बीच ओझल होने लगी। सारंग कुछ पल तक सोचता रहा। ये सब कुछ बहुत अजीब था। वह यहाँ कैसे आया? ये लड़की कौन है? और वह पत्थर खाने वाला कुत्ता क्या है? लेकिन सारंग जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वह यहाँ खाली हाथ लौटने नहीं आया था। सारंग ने एक गहरी सांस ली और बिना देर किए उस लड़की और टुनटुन का पीछा करते हुए जंगल में घुस गया। जंगल खतरों से भरा था। दूर से जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थीं।
लेकिन जैसे ही उन जानवरों की आवाज़ें पास आती, वह नन्हा टुनटुन सिर्फ एक बार भौंकता और पूरा जंगल सन्नाटे में डूब जाता। ऐसा लगता था जैसे जंगल का हर जानवर उस छोटे से जीव से थर-थर कांपता हो। सारंग बार बार उस छोटे जानवर को देख रहा था। यकीनन यह कोई साधारण कुत्ता नहीं था। लड़की खामोशी से आगे बढ़ती रही और सारंग भी चुपचाप उनके पीछे चलता रहा। करीब 1 घंटे तक चलने के बाद लड़की के कदम रुक गए। हम पहुंच गए। लड़की की आवाज़ आई। सारंग ने सामने देखा तो जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह दिखाई दी, जहां एक छोटी सी शांत कुटिया बनी हुई थी। कुटिया के चारों तरफ लकड़ी की बाड़ लगी थी। सारंग की नज़र कुटिया के बाहर रखी एक आराम कुर्सी पर टिक गई। वहां काले कपड़े पहने एक बुजुर्ग लेटे हुए थे। वह बड़े सुकून से कुर्सी पर झूल रहे थे। जैसे ही सारंग ने उन्हें देखा, उन बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली और सारंग की ओर देखा। जैसे ही उनकी नज़रें मिली, सारंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उन बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उन्होंने सदियों का वक्त गुजरते देखा हो। उनके आसपास एक अजीब सी उदासी और मौत जैसी भारी हवा थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनकी नज़रों ने सारंग को ऐसे देखा जैसे वह उसके आर पार देख रहे हों। सारंग को लगा कि उसके दिल का हर राज उन बुजुर्ग के सामने खुला पड़ा है। तभी एक फटी हुई और भारी आवाज़ गूंजी, जो कानों में किसी तूफान की तरह टकराए। तो आखिरकार दिव्य गरुड़ का आशीर्वाद वाला वह लड़का आ ही गया। सारंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही बुजुर्ग की अगली बात ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। लेकिन अफसोस, बड़ा अफसोस कि तुम्हारा वह पवित्र आशीर्वाद चोरी कर लिया गया है। और तुम्हारी जड़ें भी बुरी तरह काट दी गई हैं। बुजुर्ग ने अपनी आंखें सिकुड़ी और सारंग को बड़े ध्यान से देखते हुए कहा, ओह, तो यह है वह गरुड़ का जहरीला श्राप। बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाते हुए अफसोस के साथ कहा, दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक। उस रहस्यमयी बुजुर्ग की भारी आवाज़ सारंग के कानों में किसी तूफानी बिजली की तरह गूंजी। उस आवाज़ ने सारंग के दिल में हलचल मचा दी। उस बुजुर्ग ने सिर्फ एक नज़र भरकर उसे देखा था, और उसी एक नज़र में वो सारंग के शरीर की सारी कमियों और राज को जान चुके थे। तभी हरे कपड़ों वाली लड़की, यानी अवंतिका, उन बुजुर्ग के पीछे जाकर खड़ी हो गई और हैरान खड़े सारंग की ओर देखने लगी। उधर वो छोटा जानवर टुनटुन उछलकर अवंतिका की गोद में जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अवंतिका ने उसे नज़रअंदाज करते हुए उसकी गर्दन से पकड़ा और पास रखे पानी के एक बड़े मटके में फेंक दिया। टुनटुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसका मुंह लटक गया। लेकिन वो जानता था कि अवंतिका को साफ सफाई कितनी पसंद है, इसलिए उसने चुपचाप मटके के पानी में खुद को नहलाना शुरू कर दिया। ये नज़ारा काफ़ी मजाकिया था, लेकिन सारंग का ध्यान इस मजाक पर बिल्कुल नहीं था। वो तो बस हैरानी से उन काले कपड़ों वाले रहस्यमयी बुजुर्ग को घूरे जा रहा था। कुछ देर बाद उसकी हैरानी कम हुई और उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। अगर ये बुजुर्ग सिर्फ एक नज़र में उसकी परेशानी समझ सकते हैं, तो यकीनन ये कोई साधारण इंसान नहीं है। हो सकता है कि उसके बंद पड़े 8 शक्ति चक्रों का इलाज यहीं मिल जाए। सारंग ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में उमड़ रहे तूफान को शांत किया। उसने बड़े ही आदर के साथ अपने दोनों हाथ जोड़े और झुककर कहा, प्रणाम बुजुर्ग। मेरा नाम सारंग है, आपसे मिलकर धन्य हुआ। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, हम वाकई राजवंश का ही खून लगता है। बुजुर्ग ने सारंग को गौर से देखा। सारंग कुछ कहना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा जैसे बुजुर्ग ने उसके दिल की बात पहले ही पढ़ ली हो। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तुम गलत नहीं हो, मैं सच में तुम्हारे उन 8 शक्ति चक्रों की समस्या को सुलझा सकता हूं। लेकिन सवाल ये है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। ये सुनकर सारंग हक्का बक्का रह गया। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने सोच समझकर जवाब दिया, बुजुर्ग, मैं नहीं जानता कि ये कौन सी जगह है और ना ही मैं ये जानता हूं कि आप कौन हैं। लेकिन मेरे पूर्वजों ने एक गुप्त गुफा छोड़ी थी जो मुझे सीधा यहाँ ले आई। इसका मतलब साफ है कि आपका मेरे पूर्वजों से कोई ना कोई गहरा रिश्ता ज़रूर है। सारंग की ये बात सुनकर बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश रहे। अब तक सारंग ने खुद को पूरी तरह संभाल लिया था। उसने बुजुर्ग की आंखों में आंखें डालकर धीरे से कहा, मेरी अभी जो हालत है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं या जिससे आपको खुश कर सकूं। लेकिन आपकी आंखों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद मेरा ही इंतजार कर रहे थे, है ना। जब बुजुर्ग ने पहली बार सारंग को देखा था, तो सारंग ने उनकी आंखों की गहराई में एक अजीब सी चमक देखी थी। उसे अपनी छठी इंद्री पर पूरा भरोसा था। बुजुर्ग की झूलती हुई कुर्सी अब धीरे धीरे रुक गई। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। ये बता पाना मुश्किल था कि वो गुस्सा थे या खुश। उन्होंने सारंग को घूरते हुए कहा, बच्चे, तुम्हारी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ खास है जिसके लिए मैं इंतजार करूंगा। आखिर कौन है ये बुजुर्ग, और उन्हें सारंग के अतीत और उस गरुड़ के श्राप के बारे में इतना सब कैसे पता है। बुजुर्ग की इस तीखी बात पर सारंग डरा नहीं, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए नामे सिर हिलाया।
मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता बुजुर्ग, लेकिन शायद आप इसका जवाब बेहतर जानते होंगे। बुजुर्ग ने सारंग को अपनी गहरी, सदियों पुरानी आंखों से घूरना शुरू किया। हालांकि उन्होंने कोई डरावनी शक्ति नहीं छोड़ी थी, फिर भी माहौल में एक ऐसा भारीपन आ गया कि पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे थम सी गई। लेकिन कुटिया के बाहर खड़ा सारंग बिना डरे, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए सीधा उन बुजुर्ग की आंखों में देख रहा था। वो एक निडर बछड़े की तरह था जिसे शेर के सामने भी डर नहीं लगता। सारंग को यकीन था कि उसके परिवार की कहानियां झूठी नहीं थीं। उसके यहाँ आने की कोई न कोई बड़ी वजह जरूर थी। उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा था। काफ़ी देर तक वो भारी दबाव बना रहा, जैसे तूफान आने वाला हो। लेकिन आखिरकार बुजुर्ग के संजीदा चेहरे पर एक बेबसी भरी मुस्कान आ ही गई। वो अपनी कुर्सी पर वापस लेट गए और एक आह भरते हुए बोले, लगता है मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। अब तो एक छोटे बच्चे को भी नहीं डरा पा रहा। तभी बुजुर्ग के पीछे खड़ी अवंतिका ने अपनी तीखी नज़रों से सारंग को देखा और बड़े ही रूखेपन से बोली, ये सिर्फ नाटक कर रहा है। सच तो ये है कि ये अंदर से बुरी तरह डरा हुआ है। सारंग का चेहरा एकदम से उतर गया और फिर एक अजीब सी हंसी हंसने लगा। सच तो ये था कि उसकी पीठ पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। आखिरकार सामने उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद खड़ी थी, तो डर लगना लाजमी था, चाहे वो ऊपर से कितना भी शांत क्यों न दिख रहा हो। बुजुर्ग, सारंग ने बेचैनी से बुजुर्ग की तरफ देखा। बुजुर्ग ने अपना दबाव हटाया और सारंग की ओर देखकर बोले, मैं तुम्हारे 8 शक्ति चक्रों की समस्या को सुलझा तो सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? सारंग एक पल के लिए चौंका, फिर उसने तुरंत सिर हिलाया। बताइए बुजुर्ग, क्या शर्त है? बुजुर्ग ने एक धीमी आह भरी और अपना सिर घुमाकर पास खड़ी उस खूबसूरत लड़की अवंतिका की तरफ देखा। फिर धीरे से बोले, मैं चाहता हूं कि तुम अवंतिका को यहां से अपने साथ ले जाओ और हमेशा उसकी रक्षा करो। अवंतिका? सारंग फिर से हैरान हुआ और उसने उस हरे कपड़ों वाली लड़की की तरफ देखा। तो इसका नाम अवंतिका है? ये नाम उस पर काफी जंच रहा था। दादाजी, अवंतिका ने अपने होंठों को काटते हुए विरोध जताया। उसके सुंदर चेहरे पर नाखुशी साफ दिख रही थी। बुजुर्ग ने प्यार से अवंतिका का हाथ थपथपाया और कोमलता से बोले, अवंतिका, दादाजी को एक ज़रूरी काम निपटाना है और मुझे कुछ समय के लिए जाना होगा। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अवंतिका की वो साफ और चमकीली आंखें उदास हो गईं। उसने सारंग की ओर देखा और धीरे से कहा, लेकिन दादाजी, ये बहुत कमज़ोर है। ये सुनकर सारंग का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। बात तो सच थी, वो बिना शक्ति का चक्र खोले सचमुच एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं था। बुजुर्ग ये सुनकर हंस पड़े। उन्होंने सारंग को देखते हुए कहा, माना कि ये बच्चा अभी कमज़ोर है, लेकिन भविष्य में ये क्या बनेगा, ये कोई नहीं कह सकता। दादाजी, क्या मैं आपसे फिर मिल पाऊंगी? अवंतिका ने धीमी आवाज़ में पूछा। वो एक समझदार लड़की थी। वो समझ रही थी कि दादाजी उसे किसी और को सौंप रहे हैं, इसका मतलब वो किसी बहुत खतरनाक काम पर जा रहे हैं। शायद इतना खतरनाक कि वो अपनी जान भी गंवा सकते हैं। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अवंतिका के नन्हे हाथों को सहलाते रहे। फिर उन्होंने सारंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या कहते हो? सारंग के चेहरे पर अब गंभीरता थी। उसने बुजुर्ग के सामने सम्मान से सिर झुकाया और भारी आवाज में कहा, बुजुर्ग, भले ही आज मेरे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर किसी ने भी अवंतिका दीदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। भले ही सारंग की आवाज़ में अभी वो मर्दांगी नहीं थी, लेकिन उसके इरादों में चट्टान जैसी मजबूती थी जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। ये सुनकर बुजुर्ग के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। अगर ऐसी बात है, बुजुर्ग हंसे और सारंग को घूरते हुए बोले, तो चलो, अब मैं तुम्हारी उन 8 शक्ति चक्रों की समस्या को जड़ से खत्म कर देता हूँ। सारंग के अंदर रोमांच की लहर दौड़ गई। वो बेसब्री से बुजुर्ग की तरफ देखने लगा। सारंग की उत्सुकता देखकर बुजुर्ग के होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कान आए और उन्होंने अचानक अपनी आस्तीन लहराई। धड़ाम, जमीन कांप उठी और सारंग के पैरों के नीचे की धरती फट गई। वहां एक गहरी खाई बन गई। इससे पहले कि सारंग कुछ समझ पाता, उस खाई ने उसे निगल लिया। सारंग का चेहरा डर से पीला पड़ गया। सारंग का शरीर तेजी से नीचे गिरने लगा और उसके मुंह से चीख निकल गई। तभी अंधेरे में से एक चिपचिपा काले रंग की शक्ति निकली और उसने सारंग के हाथ पैरों को जकड़ लिया। जैसे जैसे वो काले रंग की शक्ति उसके शरीर पर चढ़ने लगी, सारंग को ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे उसकी चमड़ी पिघल रही हो। सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो काला जहर उसके शरीर के रोम छिद्रों से अंदर घुस रहा था और उसे अंदर से नष्ट कर रहा था। जहां जहां वो काले रंग की शक्ति जाती, वहां वहां सारंग का मांस, खून और नसों को गला देती। दर्द के साथ साथ सारंग के दिल में मौत का डर भी घुस गया। उसे मौत की गंध आने लगी थी। वो जानता था कि अगर उसने इस काले रंग की शक्ति को नहीं रोका तो वो यकीनन मारा जाएगा। सारंग ने पागलों की तरह छटपटाना शुरू किया। उसने बिना देर किए अपने शरीर पर बनाए तीनों निशानी कलाओं को सक्रिय कर दिया।
लेकिन जैसे ही वो कलाएं चमकने लगी, उस काले रंग की शक्ति ने उन्हें ढक लिया और उनकी रोशनी बुझा दी। आखिरकार वो तीनों निशानी कलाएं भी मिट गईं। जब उसके तीनों सुरक्षा कवच टूट गए तो सारंग का दिल बैठ गया। वो काले रंग की शक्ति फैलती गई और आखिरकार उसने सारंग की आंखों को भी ढक लिया। भयानक दर्द का धमाका हुआ, ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें भी गल गई हों। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। उस गहरे अंधेरे में सारंग सिर्फ उस जानलेवा दर्द को महसूस कर पा रहा था जो उसके शरीर को परत दर परत खत्म कर रहा था। मौत अब बहुत करीब थी। ये कोई सपना नहीं था। अगर वो नहीं संभला तो वो सच में मर जाएगा। नहीं, मैं यहाँ ऐसे नहीं मर सकता। मुझे अपनी माँ की उम्र बढ़ानी है। मुझे अपने पिता के कटे हुए हाथ का बदला लेना है। और मुझे वो दिव्य गरुड़ का आशीर्वाद वापस पाना है जो मुझसे छीना गया था। ये सब किए बिना मैं यहाँ कैसे मर सकता हूँ? मैं नहीं मर सकता, मैं नहीं मरूंगा। उस घने अंधेरे में सारंग के दिल से एक गुस्से भरी और हार ना मानने वाली दहाड़ निकली। ये जीने की वो जिद थी जो मौत को भी डरा दे। जैसे ही मौत उसके बिल्कुल करीब पहुंची, सारंग का दिमाग अचानक उसके शरीर के सबसे गहरे हिस्से में उतर गया। उसी पल उसे अपने शरीर की गहराइयों में 8 धुंधली रोशनी की लकीरें नजर आईं। वो 8 लकीरें 8 सोए हुए गरुड़ की तरह लग रही थीं। क्या ये वही 8 शक्ति चक्र हैं? सारंग का दिल जोर से धड़का। उसे समझ आने लगा था, ये वही 8 चक्र थे जो आज तक कभी सामने नहीं आए थे। जब मौत ने सच में दरवाज़ा खटखटाया तो उन सोए हुए चक्रों को खतरे का एहसास हुआ। वो धीरे धीरे रेंगने लगे और उनमें से गरुड़ जैसी धीमी गुर्राहट सुनाई देने लगी। अचानक सारंग के शरीर की गहराइयों से एक तेज और चमकदार रोशनी का धमाका हुआ। जैसे ही वो रोशनी फैली, वो जानलेवा काले रंग की शक्ति तेजी से भाप बनकर उड़ने लगी। बस कुछ ही पलों में वो सारा अंधेरा गायब हो गया। इसी के साथ सारंग की कसकर बंद आंखें खुल गईं। उसकी आंखों में फिर से रोशनी लौट आई। वो जमीन पर अपनी पीठ के बल गिरा हुआ था। उसके चेहरे से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे वो अभी अभी पानी से निकल कर आया हो। सारंग जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। वो अभी भी उसी कुटिया के सामने था। ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक बुरा सपना था। क्या वो सब सिर्फ एक वहम था? सारंग हैरान था। तुम्हें क्या लगता है? सामने से एक बूढ़ी आवाज आई। वो काले कपड़ों वाले बुजुर्ग सारंग की ओर देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। सारंग के चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे। उसने अभी अभी मौत को बिल्कुल करीब से महसूस किया था। उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने देखा कि उसकी उंगलियों के पोरों से कुछ काला काला धुआं बनकर उड़ रहा था। ये बिल्कुल वही काले रंग की शक्ति थी। तो वो सच था। सारंग का दिल कांप उठा। उसे यकीन हो गया कि जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं, हकीकत थी। इन बुजुर्ग के तरीके सच में जानलेवा और अविश्वसनीय थे। बुजुर्ग हंसे और बोले, जरा अपने शरीर के अंदर महसूस करके देखो। ये सुनते ही सारंग ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उसी पल उसका दिल जोर से धड़का और उसके पीले पड़े चेहरे पर अविश्वास की लकीरें उभर आईं। क्योंकि अब वो अपने शरीर के अंदर साफ साफ 8 शक्ति चक्रों को महसूस कर पा रहा था। वो किसी गहरी खाई से निकले हुए गरुड़ की तरह चमक रहे थे। ये वही चक्र थे जहां से किसी भी योद्धा की शक्ति की शुरुआत होती है। सारंग ने झटके से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में बुजुर्ग की तरफ देखकर कहा, मेरे 8 शक्ति चक्र मिल गए। कुटिया के बाहर खड़ा सारंग हैरानी और अविश्वास के साथ अपने शरीर को छू रहा था। उसका चेहरा अभी भी दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो अपने शरीर में एक नई जान महसूस कर पा रहा था, जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। सारंग जैसा समझदार और गंभीर लड़का भी इस वक्त खुशी के मारे पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। आखिरकार ये उसके लिए कोई छोटी बात नहीं थी। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसने अपने आसपास के बच्चों को अपनी शक्तियां जागते हुए देखा था। कोई कमजोर था तो कोई ताकतवर, लेकिन सबके पास अपनी शक्ति थी। सारंग ने अपनी जलन को बहुत अच्छे से छुपा रखा था, लेकिन उसका दिल जानता था कि वो भी उन बच्चों जैसा बनना चाहता था। वो भी चाहता था कि अपने बंद पड़े चक्रों को खोले, इस दुनिया की सृजन शक्ति को महसूस करे और वो ताकत हासिल करे जो इस पूरी दुनिया में फैली हुई है। उसने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया था। काले कपड़ों वाले बुजुर्ग ने सारंग की खुशी को महसूस किया और हंसते हुए बोले, तुम पैदाइशी तौर पर उन 8 शक्ति चक्रों के साथ ही जन्मे थे, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारे जन्म के समय ही तुम पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। उस बाहरी खतरे को भांपते हुए तुम्हारे शरीर के उन 8 चक्रों ने खुद को बचाने के लिए तुम्हारे शरीर की सबसे गहरी जगहों में छुपा लिया। इसीलिए जब तुम्हारी उम्र हुई तब भी वो बाहर नहीं आए। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, भले ही वो चक्र छिप गए थे, लेकिन उनमें खतरे को भांपने की शक्ति अब भी थी। इसलिए उन्हें बाहर लाने का सिर्फ एक ही तरीका था, तुम्हें मौत के मुंह में धकेलना।
जब जान पर बन आई तो खुद को बचाने के लिए उन चक्रों को मजबूरन बाहर आना ही पड़ा। बुजुर्ग ने अपनी पलकें झपकाईं और गंभीर आवाज में बोले, ये मत सोचना कि वो मौत का एहसास झूठा था। अगर तुम आखिरी पल में उन चक्रों को जगा नहीं पाते तो तुम सच में मारे जाते। ये सुनकर सारंग के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसे याद आया कि कैसे थोड़ी देर पहले उसे मौत की गंध आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि अगर वो एक पल की भी देरी कर देता तो आज उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती। साफ था कि उन बुजुर्ग ने एक बहुत ही खतरनाक तरीका अपनाया था। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, क्यों? क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया? सारंग ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, मैं अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हूं बुजुर्ग। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि मुझे पहले पता होता या नहीं, लेकिन बस उस पल को याद करके रोंगटे खड़े हो जा रहा है। बुजुर्ग ने संतुष्टि से सिर हिलाया, शाबाश, तुम उम्र में छोटे हो लेकिन तुम्हारा हौसला काफ़ी बड़ा है। फिर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन ज़्यादा खुश मत हो। तुम्हारे 8 चक्र बाहर तो आ गए हैं, लेकिन इतने सालों तक छिपे रहने की वजह से वो फिर से सील हो चुके हैं। अगर तुम्हें अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी है तो पहले उन सभी सील को हटाना होगा। तभी तुम चक्र जागरण स्टेज से चक्रधारी स्टेज तक पहुंच पाओगे। बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए आगे समझाया, और हाँ, तुम्हारे चक्रों को खोलना आम लोगों के मुकाबले कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि उन्होंने खुद को मुसीबत से बचाने के लिए सील किया था, इसलिए उन्हें वापस खोलना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। सारंग के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। उसने कहा, कम से कम अब मेरे पास उम्मीद तो है ना? चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, क्या वो उस हालत से बदतर हो सकती है जब उसके पास कोई शक्ति ही नहीं थी? मुश्किल है तो क्या हुआ, कम से कम रास्ता तो दिखाई दे रहा है। बुजुर्ग के पीछे हरे कपड़ों वाली लड़की अवंतिका ने उस छोटे जानवर टुनटुन को पानी के मटके से बाहर निकाला और उसे हल्का सा झटका दिया। टुनटुन के शरीर से लाल रंग की चिंगारियां निकलीं और उसका पूरा पानी सूख गया। अवंतिका ने संतुष्ट होकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उसने टुनटुन को सहलाते हुए अपनी शांत नज़रों से सारंग को देखा। सारंग की लगन ने उसे भी थोड़ा हैरान कर दिया था। अवंतिका ने अपने होंठ खोले और भावहीन आवाज में कहा, शक्ति चक्र न खोल पाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी सृजन शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती। सारंग हैरान होकर उसे देखने लगा। क्या सच में? इतनी रहस्यमयी लड़की और वो भी सृजन शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती? बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, हाँ, कुछ कारणों से अवंतिका सृजन शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने मजाक करते हुए सारंग से कहा, इसे कम मत समझना। इसने मुझसे निशानी कलाओं की सारी शिक्षा ली है। भले ही इसकी उम्र तुम्हारे जितनी हो, लेकिन निशानी कलाओं के मामले में ये तुम्हारी गुरु बनने के काबिल है। इस पर सारंग की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की निशानी कलाओं में इतनी माहिर होगी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर, तुम भी खुद को कम मत समझो। भले ही तुम्हारे चक्र खोलना मुश्किल होगा, लेकिन कहावत है ना, जितनी कड़ी मेहनत उतना मीठा फल। जब भी तुम एक चक्र खोलोगे तुम्हें आम लोगों से कहीं ज्यादा ताकत मिलेगी। सारंग की आंखों में चमक आ गई। उसे पता था कि चक्र खुलने से शरीर की ताकत बढ़ती है। अगर बुजुर्ग सही कह रहे हैं तो वो आम लोगों से ज्यादा मजबूत बनेगा। ये सुनकर उसकी सारी थकान दूर हो गई। तभी सारंग के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने बेचारा सा मुंह बनाकर बुजुर्ग से कहा, बुजुर्ग, अब मैं ट्रेनिंग तो शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाकियों से बहुत कमज़ोर हूँ। मुझे अवंतिका की रक्षा करने लायक बनने में बहुत वक्त लग जाएगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा, बच्चे, साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? सारंग ने हंसते हुए कहा, बुजुर्ग, जब आपने इतनी मदद कर ही दी है तो क्यों न थोड़ा और आशीर्वाद दे दें। कोई ऐसा तरीका बता दे जिससे मैं जल्दी ताकतवर बन सकूं। सारंग जानता था कि ये बुजुर्ग कोई मामूली इंसान नहीं है। उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। उसके पिता भी शायद इनके सामने कुछ नहीं थे। ऐसे महान इंसान से मिलने का मौका बार बार नहीं मिलता। बुजुर्ग ने सारंग की बात सुनकर हंसते हुए कहा, बड़े चालाक हो तुम। इतने लालच। सारंग ने उनकी हंसी में छिपे प्यार को भांप लिया और कहा, बुजुर्ग, मैं तो बस इसलिए मांग रहा हूं ताकि आपकी दी हुई जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकूं। वरना अगर कोई खतरा आया तो मेरे इन नन्हे मुन्ने हाथ पैरों से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और अवंतिका के सामने ही मारा जाऊंगा। सारंग का वो मासूम और दुखी चेहरा देखकर अवंतिका को भी थोड़ी हंसी आ गई। ये लड़का सच में दिलचस्प था। अवंतिका ने टुनटुन को सहलाते हुए धीरे से कहा, दादाजी, अगर आप चाहते हैं कि ये मेरी रक्षा करे और बोझ न बने तो इसकी बात मान लेनी चाहिए। सारंग ने आभार भरी नज़रों से अवंतिका को देखा, लेकिन वो ऐसे बैठी रही जैसे उसने कुछ किया ही न हो। बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कुछ देर सोचा और फिर आह भरते हुए बोले, तुम सही कह रही हो अवंतिका। अगर ये बहुत कमज़ोर रहा तो ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा।
बुजुर्ग ने सारंग को अपनी गहरी नज़रों से देखा और धीरे से बोले, लेकिन मेरी विद्या किसी बाहरी को नहीं दी जा सकती। सारंग समझदार था। ये सुनते ही वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और आदर से बोला, शिष्य सारंग का गुरुदेव को प्रणाम। हाँ, बड़ा तेज दिमाग है तेरा, बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। उन्होंने बस एक इशारा किया और इस लड़के ने तुरंत मौका लपक लिया। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और गहरी सांस लेते हुए बोले, चलो, हमारा मिलना भी किस्मत ही है। भले ही तुम यहाँ मेरी विद्या के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी के लिए अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। सारंग खुशी से झूम उठा और उसने झुककर प्रणाम किया। बुजुर्ग ने सारंग को रस्में पूरी करते देखा और नरमी से बोले, जब तुम इतना तैयार हो तो मैं भी कंजूसी नहीं करूँगा। अब जब तुम्हारे 8 चक्र सामने आ चुके हैं तो मैं तुम्हें शक्ति खींचने की तकनीक सिखाऊंगा। अभी सारंग का शरीर सृजन शक्ति को जमा नहीं कर सकता था, इसलिए वो असली तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे पहले शक्ति को अपने अंदर खींचना सीखना होगा। जब उसके 8 चक्र खुल जाएंगे तभी वो असली ट्रेनिंग कर पाएगा। बुजुर्ग की उंगली पर एक हल्की रोशनी चमकी जिसमें बारीक अक्षर तैर रहे थे। उन्होंने अचानक अपनी उंगली सारंग के माथे पर रख दी। जैसे ही उंगली माथे से छुई, सारंग का सिर भारी हो गया। ढेरों जानकारियां उसके दिमाग में बाढ़ की तरह घुस गईं, जिससे उसे चक्कर आने लगे। लेकिन जल्द ही चक्कर बंद हो गए और सारंग उस जानकारी को समझने लगा। शक्ति खींचने की तकनीक, गरुड़ की सांस। इस तकनीक का नाम गरुड़ की सांस था। नाम तो बड़ा दमदार था। असर कैसा होगा पता नहीं, लेकिन बुजुर्ग ने दिया है तो यकीनन खास होगा। बुजुर्ग ने उंगली हटाई और मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने तुम्हारे शरीर पर बने निशानी कलाओं को देखा था। क्या तुम्हें निशानी कलाओं के रास्ते में दिलचस्पी है? सारंग ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, निशानी कलाओं का रास्ता बहुत गहरा और विशाल है। इसे कम नहीं आंका जा सकता। पिछले 2 सालों से सारंग ने इन्हीं कलाओं पर मेहनत की थी। वो जानता था कि ये कितनी ताकतवर चीज़ है। एक छोटा सा निशान भी बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। बुजुर्ग ने सारंग की बात सुनकर सहमति में सिर हिलाया। दुनिया के जो लोग इसे बेकार समझते हैं वो अज्ञानी हैं। वो इसे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि इसे सीखना मुश्किल है, लेकिन वो नहीं जानते कि इसकी असली ताकत आत्मा में है। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी आत्मा में बहुत शक्ति है और तुम इस रास्ते के लिए बिल्कुल सही हो। मैं तुम्हें आत्मा को निखारने की तकनीक भी देता हूं। बुजुर्ग हंसे और उनकी आंखों से अचानक एक तेज रोशनी निकली जो सीधा सारंग की आंखों में समा गई। सारंग के दिमाग में एक जोरदार घंटा बजने की आवाज़ हुई। हजारों प्राचीन अक्षर उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। आखिरकार वो शांत हुए और एक नई जानकारी उसके दिमाग में उभरने लगी। दिव्य चक की शून्य तकनीक। सारंग के दिमाग में अभी भी उस विशाल घंटे के बजने की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह धीमी होती गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दिव्य चक की शून्य तकनीक उसके ज़हन में पूरी तरह से छप चुकी है। लेकिन ये समय उस नई तकनीक को आजमाने का नहीं था। सारंग ने अपनी आंखें खोलीं और सामने मुस्कुराते हुए बुजुर्ग को बड़े सम्मान के साथ झुककर प्रणाम किया। इस अनमोल तकनीक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। सारंग महसूस कर सकता था कि शक्ति खींचने की तकनीक और आत्मा को निखारने की तकनीक दोनों ही कोई मामूली तकनीक नहीं थी। ये बुजुर्ग भले ही रहस्यमयी थे, लेकिन उन्होंने सारंग को एक ऐसा वरदान दिया था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। काले कपड़ों वाले बुजुर्ग ने अपना हाथ हिलाया। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने अपनी आस्तीन में हाथ डाला और वहां से 1 फुट लंबा काला ब्रश निकाला। वह ब्रश कांसे का बना हुआ लग रहा था और उस पर जगह जगह धब्बे थे, जैसे वक्त ने उस पर अपनी गहरी छाप छोड़ी हो। उससे एक बहुत ही प्राचीन महक आ रही थी, लेकिन देखने में वह ब्रश बहुत बेजान और साधारण लग रहा था। उसमें वह चमक नहीं थी जो किसी खास जादुई चीज में होनी चाहिए। आचार्य ने उस ब्रश को बड़े अफसोस से देखा, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसे सारंग की ओर बढ़ा दिया। लो, हमारी पहली मुलाकात पर तुम्हारे गुरु की तरफ से तुम्हारे लिए यह एक तोहफा है। सारंग ने बड़े आदर से उस काले ब्रश को अपने हाथों में लिया। वह काफी भारी था। जैसे ही उसने ब्रश पर बने चिन्ह को देखा, उसे उसके अंदर दबी हुई एक अजीब सी ताक महसूस हुई। सारंग ने उत्सुकता से पूछा, आचार्य, क्या ये निशानी कला बनाने वाला ब्रश है? इस पर आचार्य ने जवाब दिया, यह एक दिव्य निशानी ब्रश भी है और एक हथियार भी। सारंग चौंक गया और हैरानी में पड़ गया। निशानी कला का ब्रश सिर्फ निशानी कला बनाने के काम आता है, जबकि हथियार लड़ाई के लिए होता है। ये दोनों खूबियां एक ही चीज में कैसे हो सकती हैं? और ये ब्रश तो इतना कमजोर और पुराना दिख रहा था। इससे दुश्मन को चोट कैसे पहुंचाई जा सकती है? सारंग के चेहरे के भाव देखकर आचार्य हंस पड़े। हाँ, लगता है तुम इसे कबाड़ समझ रहे हो। इस ब्रश का नाम दिव्य निशानी ब्रश है। ये कभी एक दिव्य हथियार हुआ करता था। दिव्य हथियार। सारंग की सांसें अटक गईं। वह अविश्वास से उस प्राचीन और बेजान ब्रश को घूरने लगा। इस दुनिया में हथियारों के अलग अलग रैंक थे, साधारण, नश्वर और दिव्य।
जहां तक सारंग जानता था, उसके पिता का 9 चक्र वाला भाला सबसे ताकतवर हथियार था और वह सिर्फ एक उच्च श्रेणी का हथियार था। किस्से कहानियों में कहा जाता था कि दिव्य हथियार के पास इतनी ताकत होती है कि वह पहाड़ों को जला दे और समुद्रों को सुखा दे। क्या सारंग के हाथ में सच में वही महान हथियार था? मैंने कहा कि यह कभी हुआ करता था, आचार्य ने धीरे से कहा। ये ब्रश मेरे साथ अनगिनत युद्धों में रहा है। एक ऐसी ही खतरनाक जंग में ये बुरी तरह जख्मी हो गया था। तब सारंग को समझ आया, यह एक जख्मी हुआ दिव्य हथियार था। सारंग का मायूस चेहरा देखकर आचार्य चिढ़ गए। ए छोकरे, तुझे क्या लगता है मैं इतना कंजूस हूं कि तुझे कबाड़ दूंगा? भले ही यह जख्मी है, लेकिन यह अब भी एक दिव्य हथियार है और इसमें थोड़ी बहुत शक्ति बची है। अगर तुम इसकी देखभाल करोगे तो ये धीरे धीरे ठीक हो सकता है। क्या? सारंग हैरान था। यानी इस हथियार को बचाया जा सकता है? आचार्य ने ब्रश की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें उस पर 9 निशान दिखाई दे रहे हैं? सारंग ने ध्यान से देखा। ब्रश के पुराने और फीके रंग के बीच उसे 9 प्राचीन और जटिल निशानी कला के चिन्ह दिखाई दिए। वे इतने धुंधले थे कि आसानी से नजर नहीं आ रहे थे। ये 9 निशान इस ब्रश की असली ताकत हैं। जिस दिन तुम इन 9 निशानों को जगा दोगे, उस दिन ये ब्रश अपनी पूरी शक्ति वापस पा लेगा। मैं इन्हें कैसे जगा सकता हूँ? सारंग ने दिलचस्पी से पूछा। अगर वह इस हथियार को ठीक कर पाया तो यह उसके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। आसान है। इस ब्रश की अपनी एक आत्मा है। अगर तुम इसे तिलिस्मी जानवरों की आत्माएं खिलाओगे तो यह अपनी ताकत वापस हासिल करता जाएगा। जाहिर सी बात है, जितनी ताकतवर जानवर की आत्मा होगी उतना ही अच्छा असर होगा। आचार्य ने मुस्कुराते हुए समझाया। और रही बात लड़ाई की, तो जब तुम इसका पहला निशान जगा लोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि इसे हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करना है। क्लोज। सारंग जानता था कि एक दिव्य हथियार को ठीक करना आसान नहीं होगा, फिर भी उसने सिर हिलाया। उसने ब्रश को अपनी उंगलियों पर नचाया और मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, इस तोहफे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे अभी तक आपका शुभ नाम नहीं पता चला। इस पर आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, विदेह। आचार्य विदेह, यही तुम्हारे गुरु का नाम है। मेरे 2 और शिष्य हैं जो तुम्हारे गुरु भाई माने जाएंगे। अगर किस्मत ने चाहा तो तुम उनसे मिलोगे, वरना कोई बात नहीं। इतना कहकर आचार्य विदेह ने सारंग से नजर हटाए और अवंतिका को देखा। उसकी झुकी हुई आंखों में बिछड़ने का गम साफ दिख रहा था। वह बचपन से इन्हीं के साथ रही थी। वही उसके सबसे करीबी थे। भले ही वह ऊपर से सख्त दिखती थी, लेकिन अंदर से वह बहुत दुखी थी। पगली, हर मिलन का एक अंत तो होता ही है। आचार्य विदेह ने एक गहरी आह भरी। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने अपनी जेब से एक लॉकेट निकाला। उस लॉकेट पर 9 रंगों वाला एक अग्निकमल बना हुआ था। अवंतिका, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं, लेकिन यह वक्त सवालों का नहीं है। इसे रखो, शायद भविष्य में तुम्हें सब समझ आ जाएगा। आचार्य विदेह ने उसे चेतावनी देते हुए कहा। और हाँ, अगर कभी इस लॉकेट का अग्निकमल जलने लगे तो बहुत सावधान हो जाना, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वे लोग तुम्हें ढूंढने वाले हैं। अवंतिका ने घबरा कर पूछा, कौन लोग? वे मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? लेकिन आचार्य विदेह खामोश रहे। उन्होंने अवंतिका के सवालों का जवाब नहीं दिया, बस लॉकेट उसके हाथ में रख दिया। फिर उन्होंने सारंग की ओर देखकर भारी आवाज में कहा, सारंग, इस बात को हमेशा याद रखना। अवंतिका को कभी भी अपनी सील तोड़ने मत देना और ना ही सृजन शक्ति का इस्तेमाल करने देना, वरना बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। सारंग चौंक गया। उसने अवंतिका के माथे पर बने उस धुंधले चिन्ह को देखा, तो वह एक सील थी। इसका मतलब अवंतिका कमजोर नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर बांधा गया था। लेकिन क्यों? सारंग उलझन में था, लेकिन उसने समझदारी दिखाई और ज्यादा सवाल नहीं पूछे। ये दोनों रहस्यमयी थे और इनके पीछे कोई गहरी कहानी थी, और अभी वह उस कहानी को जानने के लायक नहीं था। चिंता मत कीजिए गुरुदेव, मैं याद रखूंगा, सारंग ने गंभीरता से कहा। आचार्य विदेह ने सिर हिलाया। अगर तुम्हें भविष्य में ट्रेनिंग में कोई दिक्कत आए तो तुम अवंतिका से मदद ले सकते हो। इतने सालों में उसने वह सब सीख लिया है जो मैं जानता हूं। लेकिन हाँ, वह मदद करेगी या नहीं, यह उसके मूड पर निर्भर करता है। ये सुनकर सारंग की आंखों में चमक आ गई। उसने अवंतिका की ओर देखा। वह तो सोच रहा था कि अकेले कैसे ट्रेनिंग करेगा, लेकिन यह अवंतिका तो चलता फिरता ज्ञान का भंडार निकली। अब तो उसे खुश रखना ही पड़ेगा। लेकिन अवंतिका अभी भी अपने गम में डूबी थी और उसने सारंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब तुम दोनों जाओ, आचार्य विदेह ने अवंतिका के हाथ थपथपाते हुए कहा। अभी? सारंग हैरान था। इतनी जल्दी? हाँ, अभी जाओ, आचार्य विदेह गंभीर आवाज में कहा। सारंग समझ गया कि गुरुदेव उन्हें यहाँ से भगा रहे हैं, मतलब यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आचार्य विदेह ने अपनी आस्तीन लहराए और जमीन से धूल उठने लगी। वहां प्राचीन और निशानी कला के चिन्ह उभरने लगे। ये बिल्कुल वैसे ही चिन्ह थे जैसे उस पत्थर के मंच पर थे जहां से सारंग आया था।
सारंग ने आचार्य विदेह की आंखों के इशारा समझ गया और तुरंत उन चिन्हों के घेरे में जाकर खड़ा हो गया। अवंतिका ने टुनटुन को कसकर गले लगाया और आचार्य विदेह को एकटक देखती रही। जाओ, शायद किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, आचार्य विदेह ने हाथ हिलाते हुए बोले। अवंतिका की आंखें लाल हो गईं, लेकिन वह रोई नहीं। उसने झुककर आचार्य विदेह को प्रणाम किया और सारंग के पास जाकर खड़ी हो गई। आचार्य विदेह ने हवा में उंगली घुमाई, चिन्हों से रोशनी निकली और उसने सारंग और अवंतिका को घेर लिया। सारंग, अपना वादा याद रखना, तुम्हें उसकी रक्षा करनी है। और तभी रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। जब जगह बदलने लगी तो सारंग ने आचार्य विदेह की भारी आवाज़ सुनी, जिसमें एक विनती छिपी थी। फिक्र मत कीजिए गुरुदेव, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। सारंग ने मन ही मन कसम खाए। एक तेज रोशनी आई और अगले ही पल सारंग और अवंतिका वहां से गायब हो गए। सिर्फ वह चमकते हुए चिन्ह रह गए, जो कुछ देर बाद बुझ गए। आचार्य विदेह उस खाली जगह को उदासी से देखते रहे। राजवंश, जैसा उस बूढ़े ने कहा था, मुझे आखिरकार एक और शिष्य मिल ही गया। अब आगे क्या होगा यह उसकी किस्मत जाने। उन्होंने सिर झटका और वापस अपनी आराम कुर्सी पर लेट गए। हर तरफ सन्नाटा था। पता नहीं कितनी देर तक ये शांति रही कि अचानक आचार्य विदेह ने अपनी आंखें खोलीं। तभी अचानक आसमान में बादल गरजने लगे। आसमान में एक खतरनाक बिजली कड़की। ऐसा लगा जैसे ऊपर आसमान फट गया हो और कोई जबरदस्ती इस दुनिया में घुसने की कोशिश कर रहा हो। जमीन हिलने लगी और जंगल गिरने लगे। तो आखिरकार वे आ ही गए, आचार्य विदेह ने बड़बड़ाते हुए कहा। खैर, मेरी ये बूढ़ी हड्डियां आराम करते करते जंग खा रही थीं। थोड़ी कसरत करने का वक्त आ ही गया। आचार्य विदेह के चेहरे पर मुस्कान आ गई और धीरे से कुर्सी से खड़े हुए। वह दिखने में बूढ़े और झुके हुए थे, लेकिन जैसे ही वह खड़े हुए, उनके काले कपड़े हवा में लहराने लगे। एक ऐसी खौफनाक ताकत उनसे निकली जैसे कोई सोया हुआ गरुड़ जाग गया हो। आसमान से बिजली की बारिश होने लगी और उस बिजली के बीच से 3 आकृतियां नीचे उतरीं। उनके आते ही ऐसा लगा जैसे 3 देवता जमीन पर उतर आए हों। उनकी शक्ति ने पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लिया और वे तीनों दूर खड़े आचार्य विदेह देख रहे थे। हा, किसने सोचा था कि महान सम्राट विदेह इतने सालों तक एक चूहे की तरह बिल में छिपे रहेंगे। एक भावनाहीन आवाज़ आसमान में गूंजी। उसे हमारे हवाले कर दो, वरना आज ये जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी। ये धमकी सुनकर आचार्य विदेह के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उनकी हंसी बादलों की तरह गूंजी। हा, आओ, मैं भी तो देखूं कि आज यहाँ किसकी कब्र बनती है। आचार्य विदेह ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनके कपड़े फट गए। उनका सूखा हुआ शरीर दिखाई दिया, जिस पर अनगिनत प्राचीन निशानी कला के चिन्ह बने हुए थे। हर चिन्ह से विनाश की शक्ति निकल रही थी। उन चिन्हों से इतनी तेज रोशनी निकली कि सूरज भी फीका पड़ जाए। आचार्य विदेह का शरीर अचानक फूलने लगा और बड़ा होने लगा। देखते ही देखते वहां एक विशालकाय दानव खड़ा हो गया। उसकी ताकत इतनी खतरनाक थी कि जमीन कांपने लगी। उसने आसमान की ओर देखकर दहाड़ मारी। उसकी आवाज़ की लहरों से आसपास का सब कुछ तबाह हो गया। अगले ही पल उसने जमीन पर पैर मारा और एक तीर की तरह आसमान में उन तीनों की जा टकराए। बूम! उस विशाल टक्कर के साथ ही वह पूरी दुनिया बिखरने लगी। एक गहरी और अंधेरी गुफा में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक वहां बने एक पुराने पत्थर के चबूतरे पर तेज रोशनी चमकने लगी। पूरी गुफा थर्राने लगी और उस रोशनी के बीच से 2 परछाइयां बाहर निकलीं। सारंग का सिर बुरी तरह चकरा रहा था। एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आने का झटका बहुत जोरदार था। उसने अपने माथे को दबाते हुए लड़खड़ाते कदमों को संभाला। तभी सामने से एक घबराई हुई और जानी पहचानी आवाज़ आई, सारंग। जब आंखों के सामने से रोशनी हटी तो सारंग ने सिर उठाकर देखा। उसके पिता राजा राजवर्धन मंच के ठीक सामने खड़े थे। उनकी आंखों में अपने बेटे को सही सलामत देखने की खुशी और राहत साफ दिखाई दे रही थी। सारंग के होठों पर एक मुस्कान आ गई। बाबा! राजवर्धन तेजी से आगे बढ़े और सारंग के कंधों को पकड़ते हुए बोले, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। आधा दिन बीत गया और तुम्हारा कोई पता नहीं था। मैं यहाँ खड़ा खड़ा चिंता में मरा जा रहा था। अपने पिता की यह हालत देखकर सारंग को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने झिझकते हुए अपना सिर खुजलाया और फिर तुरंत एक बड़ी खुशखबरी सुनाई। बाबा, आप चिंता छोड़िए, मेरे 8 शक्ति चक्र मिल गए हैं। क्या कहा? राजवर्धन का पूरा शरीर एक झटके से कांप उठा। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत अपना हाथ सारंग के कंधे पर रखा और अपनी सृजन शक्ति उसके शरीर में भेजकर जांचने लगे। जैसे ही उन्हें सारंग के शरीर के अंदर बहती ऊर्जा महसूस हुई, उनका हाथ कांपने लगा। उनकी आंखों से आंसू छलक आए। भावनाओं में बहते हुए उन्होंने जोर से सारंग का कंधा थपथपाया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। भगवान ने अभी हमारे राजवंशी परिवार के लिए रास्ते बंद नहीं किए हैं। राजवर्धन की आवाज़ भारी हो गई थी।
इतने सालों से जो बोझ वो अपने दिल पर लेकर घूम रहे थे कि वो अपने बेटे को उस दुष्ट दमन मौर्यवंशी से बचा नहीं पाए, आज वो बोझ हल्का हो गया था। अपने पिता की आंखों में ऐसी खुशी देखकर सारंग का गला भर आया। उसने आगे बढ़कर अपने पिता की चौड़ी पीठ को थपथपाया और पूरे भरोसे के साथ कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए बाबा। हमारे परिवार ने जो कुछ भी खोया है हम उसे वापस लेकर रहेंगे, एक एक चीज वापस लाएंगे। राजवर्धन ने खुद को संभाला और जोर से सिर हिलाया। तभी उनकी नज़र सारंग के पीछे खड़ी लड़की पर गई। हरे कपड़ों में लिपटी अवंतिका अपनी गोद में उस छोटे से जानवर टुनटुन को लिए शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और गहराई थी। राजवर्धन ने सवालिया नजरों से सारंग को देखा। सारंग, ये बच्ची कौन है? सारंग ने बिना वक्त गंवाए उस रहस्यमयी दुनिया और आचार्य विदेह के बारे में सब कुछ अपने पिता को बता दिया। सब सुनने के बाद राजवर्धन कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अगर हमारे पूर्वजों ने उस जगह का रास्ता छोड़ा था तो यकीनन उन आचार्य का हमारे परिवार से कोई गहरा रिश्ता रहा होगा, और मगर तुमने उनका आशीर्वाद और तोहफे लिए हैं तो तुम्हें उनकी दी हुई जिम्मेदारी निभानी ही होगी। इतना कहकर राजवर्धन ने अवंतिका की ओर देखा और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अगर तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम हमारे अंबरदीप साम्राज्य में रह सकती हो। आज से यह महल तुम्हारा घर है। अवंतिका ने धीरे से सिर हिलाया और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया। आपको तकलीफ होगी। अरे, इसमें तकलीफ कैसी? तुम अब परिवार का हिस्सा हो। राजवर्धन ने हंसते हुए हाथ हिलाया। फिर वो सारंग की ओर मुड़े। चलो, अब जब तुम्हारी समस्या हल हो गई है तो वापस महल चलते हैं। तुम्हारी माँ कब से दरवाजे पर टकटकी लगाए इंतजार कर रही हैं। तीनों उस गुप्त रास्ते से होते हुए गुफा से बाहर निकले और पहाड़ की चोटी पर बने मंदिर के बाहर आ गए। राजवर्धन शाही रक्षकों को महल लौटने का आदेश देने लगे। उधर अवंतिका टुनटुन को गोद में लिए चट्टान के किनारे खड़ी हो गई। हवा के तेज झोंकों से उसके बाल और कपड़े लहरा रहे थे। वह उस ऊंचाई से नीचे की दुनिया को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। ऐसा लग रहा था जैसे वह भीड़ में होकर भी अकेली थी। सारंग उसके पास गया और धीरे से बोला, अवंतिका, तुम आचार्य विदेह की चिंता मत करो। वो बहुत ताकतवर हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। हम भविष्य में उनसे जरूर मिलेंगे। सारंग जानता था कि अवंतिका चाहे कितना भी पत्थर दिल होने का दिखावा करे, लेकिन अंदर से वह डरी हुई थी। अवंतिका ने सारंग की ओर देखा और फीकी आवाज में कहा, मैं जानती हूं कि दादाजी ने मुझे इसलिए भेजा क्योंकि बहुत ताकतवर दुश्मन आ रहे थे। वे दुश्मन मेरे लिए आए थे और दादाजी ने मुझे बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। सारंग ने उसे समझाने की कोशिश की, देखो, अगर तुम खुद को दोषी मानोगी तो आचार्य की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। तुम्हें मजबूत बनना होगा। अवंतिका ने अपनी गोद में बैठे टुनटुन के मुलायम बालों को सहलाया। फिर उसने सारंग की ओर देखकर एक हल्की सी मगर खतरनाक मुस्कान दी। चिंता मत करो सारंग, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। मैं भविष्य में इस राज की तह तक जाऊंगी, और अगर उस वक्त दादाजी को कुछ हुआ तो मैं एक एक से बदला लूंगी। उन दुश्मनों में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। उसकी आवाज़ इतनी शांत थी, लेकिन उसमें इतना गुस्सा छुपा था कि सारंग के रोंगटे खड़े हो गए। ये दिखने में जितनी सुंदर थी, गुस्सा आने पर उतनी ही खतरनाक भी हो सकती थी। क्लोज। जैसे ही रानी देविका को खबर मिली, वो दौड़ती हुई आई और सारंग को गले लगाकर रोने लगी। मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? मुझे लगा था कि देविका के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सारंग अपनी माँ की पीठ सहलाते हुए उन्हें चुप कराने लगा। पास खड़े राजवर्धन ने हंसते हुए कहा, अरे बस करो देविका। सारंग के शक्ति चक्र सामने आ गए हैं, अब वो एक योद्धा बन सकता है। ये रोने का नहीं, जश्न मनाने का वक्त है। रानी ने अपनी गीली आंखों से राजवर्धन को घूरते हुए कहा, हाँ हाँ, जैसे आप तो वहां गुफा में बिल्कुल नहीं रोए होंगे। राजवर्धन ने झिझकते हुए इधर उधर देखा और बात बदलने की कोशिश की, अरे छोड़ो ये सब, पहले इस बच्ची अवंतिका के रहने का इंतजाम करवाओ। रानी की नज़र जब अवंतिका पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपने आंसू पोंछे। अवंतिका की मासूमियत देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने प्यार से अवंतिका का हाथ थामते हुए कहा, अवंतिका बेटी, तुम्हें यहाँ किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ख्याल बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। अवंतिका को यह अपनापन थोड़ा नया और अजीब लग रहा था। वह हमेशा से जंगल में रही थी, जहाँ इंसानी रिश्तों की गर्माहट नहीं थी, लेकिन रानी की आंखों में उसे वो ममता दिखी जो शायद उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसने चुपचाप सिर हिलाया और रानी के साथ चली गई। जब रानी और अवंतिका वहां से चले गए तो राजवर्धन और सारंग ने एक दूसरे को देखकर राहत की सांस ली। तभी एक रक्षक ने अंदर आकर सूचना दी, महाराज, व्योम अकादमी के हेडमास्टर देवव्रत चक्रवर्ती आपसे मिलने आए हैं। राजवर्धन ने सिर हिलाते हुए कहा, उन्हें अंदर भेजो। फिर उन्होंने सारंग को रोकते हुए कहा, रुको सारंग, तुम अब बड़े हो गए हो और इस राज्य के राजकुमार भी हो।
तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे साम्राज्य में क्या चल रहा है। सारंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और वहीं पिता के पास खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में महल के बड़े दरवाजे से एक गठीले बदन वाला शख्स अंदर आया। उसने बैंगनी रंग की वर्दी पहनी हुई थी और उसका चेहरा किसी मजबूत चट्टान जैसा सख्त लग रहा था। ये देवव्रत चक्रवर्ती थे, अंबरदीप के सबसे वफादार सेनापति और अकादमी के प्रमुख। महाराज को प्रणाम। देवव्रत ने झुककर सम्मान दिया और फिर सारंग की ओर देखकर मुस्कुराए। राजकुमार। प्रणाम हेडमास्टर। सारंग ने भी आदर से जवाब दिया। राजवर्धन ने सीधे मुद्दे की बात पूछी। कहो देवव्रत, क्या खबर लाए हो? देवव्रत के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने एक गहरी आह भरी और कहा, महाराज, खबर अच्छी नहीं है। रुद्र प्रताप अब मेरी हेडमास्टर की कुर्सी हथियाने के लिए पूरी ताक लगा रहा है। सारंग ये नाम सुनते ही चौंक गया। रुद्र प्रताप, जो अकादमी का उप प्रमुख था, असल में उनका दुश्मन था। वह विक्रमदेव रत्नकूट का खास आदमी था। विक्रमदेव रत्नकूट अंबरदीप का वो राजा जो हमेशा से शाही परिवार की सत्ता को चुनौती देता आया था। देवव्रत ने अपनी बात आगे बढ़ाई। महाराज, मुझे पक्की खबर मिली है कि विक्रमदेव का बेटा आर्यमन रत्नकूट बहुत सारे पैसों का लालच देकर अकादमी के होनहार छात्रों को अपनी तरफ खींच रहा है। इस साल की नए छात्रों की परीक्षा में जो छात्र टॉप 10 में आने वाले हैं, उनमें से आधे से ज्यादा तो पहले ही उसकी तरफ जा चुके हैं। देवव्रत ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, अगर ये छात्र रुद्र प्रताप की बी क्लास में शामिल हो गए और जीत गए तो नियमों के मुताबिक रुद्र प्रताप मेरी जगह हेडमास्टर बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी व्योम अकादमी विक्रमदेव के इशारों पर नाचेगी। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सारंग समझ गया कि मामला कितना गंभीर था। अगर अकादमी हाथ से निकल गई तो शाही परिवार की नींव हिल जाएगी। इससे जनता में ये संदेश जाएगा कि राजवंशी परिवार अब कमजोर हो चुका है। राजवर्धन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखों में अंगारे दहकने लगे। काफी देर बाद उन्होंने अपने दांत पीसते हुए भारी और क्रोधित आवाज में कहा, इस विक्रमदेव की भूख तो सच में बहुत बढ़ गई है। उसे लगता है कि वो मेरे साम्राज्य को निगल जाएगा। महल के इस खास कमरे में माहौल बहुत ही भारी और तनावपूर्ण था। राजवर्धन का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार हो। उनकी आंखों में खून उतर आया था। विक्रमदेव रत्नकूट की हरकतों ने उनके सब्र का बांध अब पूरी तरह से तोड़ दिया था। राजवर्धन ने अपनी मुट्ठी को मेज पर जोर से पटका। ऐसा लग रहा था कि अगर बस चले तो वो अभी जाकर विक्रमदेव का सिर धड़ से अलग कर दें। लेकिन एक राजा होने के नाते उन्होंने अपने गुस्से को पी लिया। वो जानते थे कि विक्रमदेव इस वक्त बहुत ताकतवर हो चुका है, और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि क्षालवज साम्राज्य छिपकर उसका साथ दे रहा था। अगर राजवर्धन ने अभी जंग का ऐलान किया तो अंबरदीप साम्राज्य बिखर जाएगा। अंदर गद्दार और बाहर दुश्मन दोनों मिलकर इस साम्राज्य का नामो निशान मिटा देंगे। विक्रमदेव को रास्ते से हटाना तो था, लेकिन बहुत ही संभल कर। एक भी गलत कदम पूरे परिवार को भारी पड़ सकता था। राजवर्धन ने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू करते हुए सामने खड़े देवव्रत चक्रवर्ती से पूछा, क्लास रैंकिंग परीक्षा में अभी 6 महीने बाकी हैं। मुझे सच सच बताओ देवव्रत, इस बार नंबर 1 आने की उम्मीद किसकी है? देवव्रत थोड़ी देर खामोश रहे, फिर हिचकिचाते हुए बोले, महाराज, इस बार के छात्रों में कुछ बहुत अच्छे होनहार बच्चे हैं, लेकिन मुझे डर है कि सबसे आगे विक्रमदेव का छोटा बेटा आर्यमन रत्नकूट ही है। वो पहले ही अपना छठा शक्ति चक्र खोल चुका है। आर्यमन। राजवर्धन ने धीरे से यह नाम दोहराया। उनकी आवाज में तारीफ कम और चिंता ज्यादा थी। विक्रमदेव के दोनों बेटे सच में बहुत होनहार निकले। तो क्या इस बार भी जीत आर्यमन के हाथ लगेगी? देवव्रत ने सिर हिलाया और फिर उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने कहा, जरूरी नहीं है महाराज। हमारी व्योम अकादमी में एक ऐसी प्रतिभा भी है जो आर्यमन से भी ज्यादा होनहार है। अगर वो एक क्लास में आ गई तो 6 महीने बाद वो आर्यमन को कड़ी टक्कर दे सकती है। राजवर्धन चौंक गए। आर्यमन से भी ज्यादा होनहार, और वो भी हमारी अकादमी में? कौन है वो? देवव्रत ने हंसते हुए पास खड़े सारंग की ओर देखा और मुस्कुराए। महाराज, क्या आप राजकुमार की उस नन्ही दोस्त नायरा को भूल गए? अपना नाम और नायरा का नाम साथ सुनकर सारंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने हड़बड़ाते हुए सफाई दी, वो सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। राजवर्धन को भी याद आ गया। अच्छा, वही लड़की जिसे सारंग ने अकादमी में दाखिला दिलवाया था। देवव्रत ने जोश के साथ कहा, जी हाँ महाराज, नायरा। वो पहले ही अपना तीसरा शक्ति चक्र खोल चुकी है। भले ही उसने देर से ज्वाइन किया, लेकिन वो इस साल की नए छात्रों की परीक्षा में टॉप जरूर करेगी। राजवर्धन की आंखें हैरानी से फैल गईं। तीसरा चक्र खुल गया। ये रफ्तार तो सच में बहुत तेज थी। अगर वो इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 1 साल के अंदर वो अपने 8वां चक्र खोल लेगी और चक्रधारी योद्धा बन जाएगी। नायरा सच में एक कोहिनूर हीरा थी।
लगता है मेरे बेटे की नज़र बहुत तेज़ है। सारंग ने अंबरदीप के लिए एक हीरा ढूंढ निकाला है। राजवर्धन ने मुस्कुराते हुए सारंग की पीठ थपथपाई। देवव्रत भी मुस्कुराए, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन महाराज, एक बुरी खबर भी है। मुझे पता चला है कि आर्यमन रत्नकूट नायरा से मिल रहा है और उसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो अपनी चाल में कामयाब हो गया तो नायरा परीक्षा के बाद हमारी एक क्लास छोड़कर उनकी भी क्लास चुन लेगी। फिर उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से सारंग की ओर देखा। इसीलिए मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आया हूँ राजकुमार। नायरा आपकी बात मानती है, कम से कम इतना कर दीजिए कि वो एक क्लास में ही रहे। ये सुनते ही सारंग की आंखों में एक सख्ती आ गई। आर्यमन की इतनी हिम्मत कि वो नायरा को निशाना बनाए। सारंग को नायरा पर पूरा भरोसा था कि वो आर्यमन की बातों में नहीं आएगी, लेकिन उसे डर था कि आर्यमन उसे परेशान जरूर करेगा। सारंग के चेहरे पर चिंता देख देवव्रत ने तुरंत कहा, चिंता मत कीजिए राजकुमार, मैंने पहले ही नायरा की सुरक्षा के लिए अपने खास लोग लगा रखे हैं। उसे कुछ नहीं होगा। सारंग ने राहत की सांस ली और पूरे भरोसे के साथ कहा, आप बेफिक्र रहिए हेडमास्टर। परीक्षा के बाद नायरा और मैं, हम दोनों एक क्लास ज्वाइन करेंगे। देवव्रत ये सुनकर खुश हो गए। अगर आप नायरा को एक क्लास में ले आए तो मैं अकादमी के नियमों को ताक पर रखकर आपको भी एक क्लास में ले लूंगा। नियमों के मुताबिक सिर्फ टॉप 10 छात्र ही एक क्लास में जा सकते थे। देवव्रत को लगा कि सारंग के पास अभी कोई शक्ति नहीं है, इसलिए उसका टॉप 10 में आना नामुमकिन था। इसलिए वो सारंग को चोर दरवाजे से एंट्री देने की सोच रहे थे। राजवर्धन जोर से हंस पड़े, अरे देवव्रत, तुम्हारे जैसा नियमों का पक्का आदमी भी आज नियम तोड़ने को तैयार है। लगता है तुम नायरा को खोना नहीं चाहते। सारंग भी मुस्कुराया और बोला, ये नायरा की किस्मत है कि हेडमास्टर उसे इतना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे लिए आपको नियम तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मेहनत से टॉप 10 में अपनी जगह बनाऊंगा। पहले सारंग लाचार था, लेकिन अब उसके 8 चक्र खुल चुके थे। अब वो किसी से कम नहीं था। देवव्रत को लगा कि सारंग सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा कह रहा है। वो उसे समझाने ही वाले थे कि राजवर्धन ने हंसते हुए उन्हें रोका। हाँ, उसे कोशिश करने दो देवव्रत। सारंग के 8 चक्र अब खुल चुके हैं और वो कल से अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाला है। क्या? देवव्रत सन्न रह गए। ये खबर उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने झुककर प्रणाम किया, अरे वाह, फिर तो आपको और राजकुमार को बहुत बहुत बधाई हो। ये तो अंबरदीप के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें समझ आया कि आज महाराज तनाव के बावजूद इतने खुश क्यों लग रहे थे। मेरी ये क्लास राजकुमार के स्वागत के लिए तैयार रहेगी। शायद 6 महीने बाद राजकुमार मेरी क्लास का नाम रोशन कर दें। जाहिर है, देवव्रत अभी भी थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सारंग ने अभी शुरुआत की है, तो 6 महीने में वो बाकी छात्रों को कैसे पछाड़ेगा। लेकिन फिर भी वो खुश थे। नायरा का मामला सुलझने के बाद देवव्रत काफ़ी राहत महसूस कर रहे थे। कुछ ज़रूरी बातें करके वो वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद राजवर्धन सारंग की ओर मुड़े, चलो अब कल से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जी बाबा। सारंग ने सिर हिलाया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी। वो अपनी ताकत को आजमाने के लिए बेताब था। अगला दिन एक बड़ी शाही मेज के एक तरफ सारंग और अवंतिका और टुनटुन बैठे थे और दूसरी तरफ राजवर्धन और रानी देविका। मेज के बीचों बीच एक बड़ा सा चीनी मिट्टी का कटोरा रखा था, जो किसी छोटे टब जैसा लग रहा था। उसमें भूरे रंग का गाढ़ा सूप भरा था, जिसमें सुनहरी चमक थी। उसकी खुशबू इतनी तेज थी कि सूंघते ही शरीर में ताकत महसूस होने लगे। राजवर्धन ने समझाया, सारंग, ये 9 जानवरों का सूप है। ये 9 तरह के ताकतवर तिलिस्मी जानवरों से बना है। ये एक नए अभ्यासी के लिए अमृत के समान है। पहले तुम इसे नहीं पी सकते थे क्योंकि तुम्हारा शरीर इसे झेल नहीं पाता, लेकिन अब तुम पी सकते हो। सारंग ने सिर हिलाया। वो जानता था कि ये सूप शाही खजाने का राज है। इस एक कटोरे की कीमत इतनी थी कि एक आम आदमी 6 महीने तक आराम से घर चला सके। इसे कहते हैं असली ट्रेनिंग संसाधन। इसके अलावा अब तुम सादा चावल नहीं खाओगे। राजवर्धन ने इशारा किया और एक नौकरानी चांदी का कटोरा लेकर आई। उसमें चावल थे, लेकिन ये चावल हीरे की तरह चमक रहे थे। हर दाना मोतियों जैसा गोल और भरा हुआ था। उनसे एक हल्की सी जादुई ऊर्जा निकल रही थी। ये रहस्यमयी क्रिस्टल चावल हैं, ग्रेड 2 का जादुई भोजन। इसमें बहुत शुद्ध ऊर्जा होती है जो आसानी से पच जाती है। इसे रोज खाने से शक्ति चक्र खुलने की रफ्तार बढ़ जाती है। तो ये हैं वो चावल। सारंग ने उत्सुकता से देखा। ये चावल अंबरदीप साम्राज्य का एक अहम खजाना माने जाते थे। राजवर्धन ने थोड़ा उदास होकर कहा, हमारे शाही तहखाने में एक और भी खास चीज़ हुआ करती थी, खून के गरुड़ का जौ, जो ग्रेड 4 का भोजन था। उसे खाने से शरीर पर गरुड़ जैसे शल्क उगाते थे जो लोहे से भी मजबूत होते थे। ग्रेड 4 का भोजन। सारंग ने अपने होठों पर जीभ फेरी।
अगर ग्रेड 2 के चावल इतने कमाल के हैं तो ग्रेड 4 का भोजन कितना ज़बरदस्त होगा। राजवर्धन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अफसोस, वो सब उस गद्दार दमन मौर्यवंशी ने लूट लिया। एक्सप्लेनेशन। द किंग ऑफ बर्ड्स गरुड़ एपिसोड 1 to 10 एक हाई फैंटेसी, एक्शन और इमोशनल स्टोरी टेलिंग पर बेस्ड कहानी है। इस स्टोरी में हम देखते हैं प्रिंस सारंग राजवंशी, जिसका जन्म दिव्य गरुड़ के वरदान के साथ होता है, लेकिन एक भयानक साजिश उसकी तकदीर छीन लेती है। कहानी में शक्ति चक्र, रॉयल बट्रेल, कर्स, सैक्रिफाइस, अकेडमी ट्रेनिंग और रिवेंज आर्क जैसे पावरफुल एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। ये सीरीज एक वीक से स्ट्रॉन्ग हीरो बनने की जर्नी को दिखाती है, जिसमें इमोशंस, सस्पेंस और मिस्ट्री का ज़बरदस्त मिक्स है। क्रिस्टल बॉल प्रेडिक्शन। आने वाले एपिसोड्स में सारंग अपनी लॉस्ट पावर्स को धीरे धीरे रिक्लेम करेगा। गरुड़ वीज अजगर का महासंघर्ष देखने को मिलेगा। व्योम अकेडमी से जुड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने आएगी। नायरा, अर्यमन और नंदिनी जैसे कैरेक्टर्स का रोल और गहरा होगा। स्टोरी का पेस फ्यूचर एपिसोड्स में और डार्क, इंटेंस और थ्रिलिंग होने वाला है। फायर स्पीच बलून ओपिनियन। अगर आपको फैंटेसी नॉवेल्स, रीबर्थ स्टोरीज, कर्स्ड हीरो, रॉयल रिवेंज और पावर बेस्ड स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। इस कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका वर्ल्ड बिल्डिंग और इमोशनल डेप्थ, जो व्यूअर को एंड तक कनेक्टेड रखता है। उंगली से नीचे की ओर इशारा। आपका ओपिनियन क्या है? क्या सारंग अपनी मां के बलिदान का बदला ले पाएगा? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। स्पीच बलून लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल ड्रैगन कृष्णा नॉवल वर्ल्ड पर। को हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल ड्रैगन कृष्णा नोवेल वर्ल्ड पर। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।